डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2071 से 2080 तक। जीरो विंग। क्या ये वही गिल्ड नहीं है जो गिल्ड लीडर से मिलने की कोशिश कर रही है? ढाल उठाए हुए शख्स ने जेड कैलिन के जवाब पर तेवरी चढ़ाई। फिर वो रिपोर्ट देने वाले रेंजर की तरफ मुड़ा। इसके लहजे में कातिलाना गुस्सा था। इन लोगों की इतनी हिम्मत! एक वाइस गिल्ड लीडर किसी भी गिल्ड का अवामी चेहरा होता है। गिल्ड्स आमतौर पर एक दूसरे के वाइस गिल्ड लीडर्स गिल्ड लीडर्स को मारने से गुरेज करते हैं जब तक कि वो तमाम ताल्लुकात खत्म न करना चाहिए। नेचर हाल के वाइस गिल्ड लीडर की तो बात ही अलग है। हमारे लोगों को मारने के बाद वो हमसे मिलने की जुर्रत कर रहे हैं। जीरो विंग बहुत ज्यादा मुतकब्बिर है। दफ्तर में एक सोफे पर बैठे एक उदास नौजवान ने नेचर मैनिफेस्टेशन की तरफ मोड़कर कहा, गिल्ड लीडर, अब क्यों नहीं मेरी इवल सिप्रिट लीजन को उनका बंदोबस्त करने देते? टूट, तुम्हारी इवल सिप्रिट लीजन नेचर हाल की तलवार है। एक छोटी सी बादशाहत के गिल्ड को सबक सिखाने के लिए इसे इस्तेमाल करना राई का पहाड़ बनाने के मुतरादिफ है, जेड कैलिन ने कहा। मजीद ये कि जीरो विंग को यकीनन अपने किए की संगीनी का एहसास हो गया होगा और वो तलाफी करने आए होंगे। जेड कैलिन की दलील सुनकर कमरे में मौजूद दीगर खिलाड़ियों ने इत्तेफाक में सर हिलाया। इवल सिप्रिट लीजन नेचर हाल का ट्रम्प कार्ड थी और 9 स्टार फैमिली पर नेचर हाल की फतह की एक बड़ी वजह यही थी। जीरो विंग इस लीजन का सामना करने की अहलियत भी नहीं रखती थी। जैसा कि जेड कैलिन ने कहा था, जीरो विंग को अंदाजा हो गया होगा कि नेचर हाल के वाइस गिल्ड लीडर को मारना कितना नुकसानदेह था और वो गालिबन अपनी गलती की तलाफी के लिए यहाँ आए थे। आखिरकार एक छोटी सी बादशाहत का गिल्ड नेचर हाल जैसी सफर पावर को उकसाने का खतरा कैसे मोल ले सकता था? बस करो, नेचर मैनिफेस्टेशन ने धीमी आवाज में हुक्म दिया, जिससे कमरे में मौजूद सब खामोश हो गए। उसने रिपोर्ट देने वाले लेवल 63 के रेंजर की तरफ देखते हुए कहा, किसी को कहो कि जीरो विंग के नुमाइंदों को इस्तिकबालिया कमरे में ले जाए। समझ गया, लेवल 63 के रेंजर ने जवाब दिया और घबराहट में झुककर सलाम किया। थोड़ी देर बाद रिजेडनस के दाखिली दरवाजे पर पहरा देने वाले नेचर हाल के अरकान में से एक सैफ अली की पार्टी को गिल्ड हाल के इस्तिकबालिया कमरे की तरफ ले गया, जिसने बहुत से आजाद खिलाड़ियों और गिल्ड के अरकान को हैरान कर दिया। ये लोग कौन हैं? गिल्ड लीडर वाकई उनसे मिलने के लिए तैयार है। आजकल नेचर हाल की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। गिल्ड्स अक्सर नेचर हाल के साथ इत्तेहाद की उम्मीद में रिजेडनस का दौरा करते थे, लेकिन आमतौर पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के लीडर्स को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। इसके बावजूद सैफ अली और उसके साथी एक गिल्ड मेंबर के पीछे इस्तिकबालिया कमरे की तरफ जा रहे थे। वो हैरान क्यों ना होते? हर कोई फौरन सैफ अली की पार्टी की शनाख्त के बारे में बातें करने लगा। नेचर हाल के अंदर दीगर बड़ी ताकतों के लगाए गए कुछ जासूसों ने भी सैफ अली की पार्टी के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। अगर नेचर मैनिफेस्टेशन जाती तौर पर उन अफराद से बात करने के लिए तैयार थे तो ये वाकई यकीनन काबिल गौर था। नेचर मैनिफेस्टेशन इस वक्त नेचर हाल के पुरतयुश ऊपरी मंजिल के इस्तिकबालिया कमरे में एक सोफे पर बैठे थे। जेड कैलिन, इवल टूथ और गिल्ड के चंद दीगर आला हुक्काम उनके पास खड़े थे और सैफ अली की पार्टी को कमरे में दाखिल होते देखकर उनसे शदीद कातिलाना इरादा झलक रहा था। उनके हालों से ये वाज़ेह था कि ये खिलाड़ी जंगी तजुर्बे के हामिल माहिरीन थे। दर हकीकत इन माहिरीन के हाले ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के मार्शल ड्रैगन से कमजोर नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ तो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। कमरे में चांदी की जरा पहने हुए 20 शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स भी तैनात थे। ये शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स न सिर्फ लेवल 66 के थे, बल्कि उन्होंने लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट भी पहन रखा था। तरबियत याफ्ता सिपाहियों की तरह वो कमरे के अतराफ में कतारों में खड़े थे, जिनसे एक पुरवकार हाला खारिज हो रहा था। अगरचे मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स गेम के इस मरहले पर लेवल 60 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट को आला दर्जे का समझते थे, लेकिन 20 खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर लेस करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। ताहम इन 20 एमटीज ने लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट पहन रखा था। एक फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए भी 2 या 3 मुकम्मल सीट होना खुशकिस्मती की बात होती। मजीद ये कि खिलाड़ियों ने इन एमटीज का सामान खुद तैयार किया था,
जिसका मतलब था कि नेचर हॉल मजीद सामान तैयार करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। नेचर हॉल की बुनियादें गैर मामूली थीं। मैंने सुना है कि जीरो विंग को मुझसे कुछ बात करनी है। क्या मैं जान सकता हूं कि अब क्या बात करना चाहते हैं? नेचर मैनिफेस्टेशन ने नीम व आंखों से सैफ अली की पार्टी को कमरे में दाखिल होते देखा। गहरी आवाज में उन्होंने बात जारी रखी, अगर ये वाइस गिल्ड लीडर अव्वल लाइफ के बारे में है तो आप अपनी बादशाहत वापस जा सकते हैं। मुझे आपकी वजाहतें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही नेचर मैनिफेस्टेशन ने बात खत्म की, चांदी की जरा पहने 20 MTs के हालों की शिद्दत आसमान को छूने लगी, जिससे कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिर गया। जेड कैलिन और नेचर हॉल के दीगर आला हुक्काम के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट और हमदर्दी के तासुरात आ गए। नेचर मैनिफेस्टेशन आमतौर पर छोटी बादशाहतों के गिल्ड से मुताल्लिक मामलात उन्हें संभालने देते थे, क्योंकि वो उन मामलात को अपने शान निशान नहीं समझते थे। ताहम उन्होंने जीरो विंग के नुमाइंदों से जाती तौर पर मिलने पर इसरार किया था। वो उनके अचानक बदले हुए इरादे के बारे में मुतजस्सिस थे। अब वो समझ गए थे, अव्वल लाइफ की मौत ने नेचर मैनिफेस्टेशन को मुश्तइल कर दिया था, इसलिए वो मुजरिमों से जाती तौर पर बात करना चाहते थे। एक तवील अरसा हो गया था जब उन्होंने नेचर मैनिफेस्टेशन को इतना गुस्से में देखा था। आखिरी बार जब वो इतने गुस्से में थे तो उन्होंने गॉड्स डोमेन से 3 गिल्ड्स का नाम व निशान हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो गिल्ड्स छोटे नहीं थे, बल्कि फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड्स थे। चूंकि इस गिल्ड ने नेचर मैनिफेस्टेशन को मुश्तइल करने की जुर्रत की थी, इसलिए जीरो विंग का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। अगर जीरो विंग को अव्वल लाइफ को मारने पर अफसोस भी होता और वो तलाफी करना चाहते, तब भी अपनी तकदीर बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक बार जब वो गुस्से में आ जाते तो कोई भी नेचर मैनिफेस्टेशन को नहीं रोक सकता था। यहां तक कि 9 स्टार फैमिली भी इस सिलसिले में कामयाब नहीं हो सकी थी। वजाहत? कैसी वजाहत? सैफ अली ने नेचर मैनिफेस्टेशन की सर्द नजरों के जवाब में महज कंधे उचकाए। क्या ये सब कुछ करने के बाद क्या तुम संजीदगी से अपने जुर्म से इनकार करने की कोशिश कर रहे हो? जेड कैलिन ने सैफ अली के पुरसुकून अंदाज पर तंज करते हुए कहा। इनकार? किस चीज से इनकार? सैफ अली जेड कैलिन की तरफ मुड़ा, उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। क्या ये कहने की भी जरूरत है? तुम नीदरमाइन में हमारे वाइस गिल्ड लीडर अव्वल लाइफ को मारने के जिम्मेदार हो? जेड कैलिन गुस्से से फनकारी, इसके तासुरात मजीद सर्द हो गए। ओ, तो तुम इस बारे में बात कर रही हो? सैफ अली ने पूछा, जैसे इसे अब समझ आई हो। इत्मीनान से इसने बात जारी रखी, हाँ, वो हमने ही किया था। तुम? सैफ अली के बेफिक्री से दिए गए जवाब ने जेड कैलिन को दंग कर दिया। उसने सोचा था कि वो इस हकीकत से इनकार करने की कोशिश करेगा। इसे यकीनन ये तवक्को नहीं थी कि वो इतनी दिलेरी से इसका एतराफ कर लेगा। अच्छी बात है कि तुमने इसे तस्लीम कर लिया। अब तुम्हें अपने दिफा में क्या कहना है? कमरे में मौजूद नेचर हॉल के तमाम अफराद, बशमूल 20 MTs, इवल टूथ और जेड कैलिन के पास खड़े दीगर अफराद से शदीद कातिलाना इरादा झलक रहा था। उनके तासुरात से वाज़े था कि अगर सैफ अली ने कोई गलत बात कही तो वो इन मेहमानों का कत्ल आम करने के लिए तैयार है। बात करने को है ही क्या? क्या वानिया इस वाइस गिल्ड लीडर अव्वल लाइफ को मारने में नाकाम हो सकती थी? सैफ अली ने अजीब लहजे में पूछा। हाल में खामोशी छा गई, क्योंकि नेचर हॉल का हर खिलाड़ी सैफ अली को यूं घोर रहा था जैसे वो उसे जिंदा निगल जाएंगे। तकब्बुर? उन्होंने कभी ऐसा तकब्बुर नहीं देखा था। सैफ अली को शायद मौत के मानी ही मालूम नहीं थे। थोड़ी देर बाद सैफ अली ने दोबारा नेचर मैनिफेस्टेशन की तरफ देखा और सुकून से कहा, हम यहां सिर्फ आपको एक बात बताने आए। ट्वाइलाइट इको, जिसे आपके गिल्ड ने निशाना बनाया है, अब जीरो विंग की पनाह में है। चैप्टर 2072, दुश्मन को एक ही वार में पसपा करना। एक लम्हे के लिए कमरे में मौजूद नेचर हॉल के अराकीन हैरत के मारे खामोश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सैफ अली के इस ऐलान का क्या जवाब दे। जीरो विंग ने न सिर्फ उनके एक वाइस गिल्ड लीडर को मारने की हिम्मत की थी, बल्कि गिल्ड के नुमाइंदे नेचर हॉल की रहाइशगाह पर इस तरह आए थे जैसे इस मौत की कोई अहमियत ही ना हो। इस तलवारबाज ने ऐसा बर्ताव किया जैसे जीरो विंग ने सड़क किनारे किसी च्यूंटी को मारा हो, न कि किसी वाइस गिल्ड लीडर को। वो जीरो विंग की इस बहादुरी पर हैरान हुए बगैर न रह सके। अब जीरो विंग ने ट्वाइलाइट इको की हिफाजत का भी ऐलान कर दिया था, जो नेचर हॉल का ताजा तरीन हदफ था। ये बहादुरी नहीं थी, जीरो विंग के दिमाग का कोई पेच ढीला था।
यहां तक कि सुपर पावर्स भी नेचर हाल के सामने इस तरह के तकब्बुर का मुजाहरा नहीं करती थी। जेड कनलिन तो ये सोचने लगी कि क्या सैफ अली को गॉड्स डोमेन के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। शायद इसने ये फैसला कर लिया था कि चूंकि उसकी गिल्ड का खात्मा यकीनी है और इसे गेम से निकाल दिया जाएगा, तो क्यों ना नेचर हाल को उसके अपने घर में जाकर ललकारा जाए। हाय हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक तवील अरसा हो गया है कि हमारी गिल्ड ने सल्तनत से बाहर कुछ नहीं किया। ये सोचना भी अजीब है कि एक छोटी सी बादशाहत की गिल्ड हमारे सामने इतनी शेखी बघारने की हिम्मत कर रही है। इवल स्पिरिट ने सर्द मेहरी से सैफ अली को घूरते हुए एक मुस्कुराहट बिखरी जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। स्टॉर्म एम्पायर से 9 स्टार फैमिली को निकालने के बाद सल्तनत में कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो नेचर हाल को ललकारने की जुर्रत कर सके। सल्तनत पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने और गिल्ड के वसाइल को यकजा करने के लिए नेचर हाल ने अपनी सरहदों से बाहर असर और रसूख नहीं फैलाया था। इसीलिए बैरूनी दुनिया नेचर हाल की असल ताकत से नावाकिफ थी। एक हकीकत यह भी थी कि सैफ अली और दीगर के दिमागी तवाज़ुन में शायद कुछ खराबी थी। इवल स्पिरिट ने फर्ज कर लिया कि जीरो विंग के अराकीन ने अपनी बादशाहत में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है और वो स्टॉर्म एम्पायर और स्टार मून किंगडम के दरमियान फर्क नहीं जानते और ये समझ रहे हैं कि वो पूरी सल्तनत में बिला रोक टोक घूम सकते हैं। नेचर मैनिफेस्टेशन की जाती सिक्योरिटी टीम जीरो विंग के अराकीन को इस तरह घोर रही थी जैसे वो जिंदा लाशें हों। उसने बास स्पिरिट को मुश्तइल कर दिया है। वो शख्स अब यकीनन मारा जाएगा। मैं शर्त लगाता हूं कि ये लोग स्टॉर्म सिटी से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मंजर देखने वाला होगा। दुरुस्त कहा। अगर वो घुटनों के बिल झक कर अपनी जान की भीख भी मांगे तब भी उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वो शायद सिर्फ एक लेवल से ज्यादा खो देंगे। बास स्पिरिट वो आइटम इस्तेमाल करेंगे और हर मौत के साथ वो 3 लेवल्स खो देंगे। अगर हम उनके पीछे ट्रैकिंग टीम भी भेज दें तो हम उन्हें लेवल 0 तक वापस पहुंचा सकते हैं। अगरचे एनपीसी शहर के अंदर दूसरे खिलाड़ी पर हमला करना पुरखतर था, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स पर पहुंचते थे उन्हें मजीद औजार हासिल हो जाते थे। नतीजे के तौर पर एनपीसी शहरों के अंदर दूसरे खिलाड़ियों को मारना तेजी से आसान होता जा रहा था। यह खास तौर पर नेचर हाल जैसी सुपर पावर के लिए सच था। यहां तक कि एक शाही दारुल हुकूमत में खिलाड़ियों का कत्ल आम करना भी गिल्ड के लिए कोई मसला नहीं था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ आजाद माहिरीन गॉड्स डोमेन की ताकतों को मुश्तइल करने से कतराते थे। आखिरकार एक छोटी सी गलती उन्हें लेवल 0 पर वापस भेज सकती थी। अगरचे यहां मौजूद जीरो विंग के अराकीन माहिर थे और उन्हें शिकस्त देना आजाद माहिरीन के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल था, लेकिन नेचर हाल के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अगर वो नेचर हाल को मुश्तइल करें तो स्टॉर्म सिटी में माहिरीन की एक पूरी टीम भी ढेर हो सकती थी। सैफ अली की पार्टी तो दूर की बात है। नेचर हाल ने एक कदीम खंडर से डेड वर्ड नामी एक डोमेन ट्रेजर हासिल किया था। जब तक खिलाड़ी काफी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स फराहम करता, डेड वर्ड एक ऐसा डोमेन बनाता जो बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ते कर देता था। यहां तक कि अगर कोई डोमेन के अंदर दूसरे खिलाड़ी पर हमला करता तो शहर के एनपीसी गार्ड्स को भी इसकी इत्तला नहीं मिलती थी जब तक कि इसे तबाह या खत्म न कर दिया जाए। आम एनपीसी गार्ड्स तो उसके पास खड़े होकर भी उसे महसूस नहीं कर सकते थे। सिर्फ 3 गार्ड कैप्टन ही इस डोमेन के पार देख सकते थे। ताहम 3 एनपीसी गार्ड कैप्टन कितने नायाब थे। स्टॉर्म सिटी जैसे शाही दारुल हुकूमत में 10 गश्ती दस्तों में एक भी 3 गार्ड कैप्टन नहीं होता था। दरी असना हर गश्ती दस्ता आम तौर पर 3 से 5 गलियों की निगरानी करता था। अगर वो सही जगह पर डोमेन ट्रेजर को फाल करते तो गार्ड कैप्टन से आमना सामना होने के इम्कानात तकरीबन 0 थे। जब नेचर मैनिफेस्टेशन के 20 जाती मुहाफिज आपस में सरगोशियां कर रहे थे तो गिल्ड लीडर, जो अब तक खामोश था, ने अपना सर उठाया और कहा, तो फिर ऐसा ही सही। असल में मैंने तुम्हें वार्निंग देकर रुखसत करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन चूंकि तुम अपने किए पर पछताना नहीं जानते और ना ही मुनासिब एहतराम दिखाना जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें गार्ड्स डोमेन से मुस्तकिल तौर पर निकाल दूंगा। इसके बाद मैं जीरो विंग का दौरा करने के लिए किसी को भेजूंगा। अपने गिल्ड लीडर के ऐलान के जवाब में इवल स्पिरिट ने एक पत्थर की तख्ती निकाली और उस पर बड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स की कुर्बानी दी। इसके बाद कमरे का रंग मध्यम सुरमई हो गया। क्या तुम हम पर हमला करना चाहते हो? सैफ अली ने इवल स्पिरिट पर एक नजर डालते हुए पूछा, जिसने सिया चमड़े की बख्तर पहनी हुई थी। क्या अब तुम डर गए हो? इवल स्पिरिट ने सैफ अली को एक तंजिया नजर से देखते हुए पूछा।
बदकिस्मती से अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा था कि नेचर मैनिफेस्टेशन सैफ अली के ग्रुप के रहाइशगाह से निकलने का इंतजार करेंगे और फिर उसे कार्रवाई का हुक्म देंगे। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसका गिल्ड लीडर अभी हमले का हुक्म दे देगा। इससे वाज़ेह था कि नेचर मैनिफेस्टेशन वाकई कितने गुस्से में थे। ताहम इसे ये रद्द अमल गैर माकूल नहीं लगा। जीरो विंग के नुमाइंदे नाकाबिल बर्दाश्त हद तक अहमक थे। डर, सैफ अली ने अपना सर हिलाया। तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मैं तुमसे डरूं। बकवास। ये पहली बार है कि मैं किसी इतने जिद्दी शख्स से मिला हूं। सब लोग हमला करो, इसे मार डालो, ईवल स्पिरिट ने हुक्म दिया। गुस्से से इसकी आंखें फड़क रही थीं। चांदी की बख्तर पहने हुए 20 MT सैफ अली और उसके साथियों की तरफ बढ़े। ये देखकर जेड कनलिन तरस भरी नजरों से देखने लगी। जीरो विंग के अराकीन शायद स्टोन सिटी से जिंदा निकल सकते थे, लेकिन अब न सिर्फ उन्होंने वो उम्मीद खो दी थी, बल्कि उन्हें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगरचे वो नहीं जानती थी कि जीरो विंग के अराकीन को इतना एतमाद किस चीज ने दिया है, लेकिन इसे यकीन था कि वो इस कमरे में मर जाएंगे। मजीद बड़ा, डेड वर्ल्ड में मरने वाले खिलाड़ी सिर्फ एक लेवल नहीं, बल्कि 3 लेवल खो देते थे। उनके लेवल पर लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत दरकार होती थी। 3 लेवल खोना एक बहुत बड़ा धचका होता। नेचर मैनिफेस्टेशन के 20 जाती मुहाफिज सैफ अली की पार्टी को खत्म करने के लिए काफी थे। इसके अलावा गिल्ड के अपने आला माहिरीन भी मौजूद थे। ये मुहाफिज न सिर्फ रिफाइनमेंट रीलिम के माहिर थे, बल्कि वो सिल्वर लाइट बैटल ईरे का इस्तेमाल भी जानते थे। जब वो बैटल ईरे को फाल करते तो वो चोटी के माहिरीन को भी मार सकते थे। जैसे ही जेड कनलिन और दीगर माहिरीन ने तवक्को की कि गिल्ड लीडर के मुहाफिज सैफ अली की पार्टी को नीस्तो नाबूद कर देंगे, कमरे में तलवार की कई रोशनियां चमके। शेडो ब्लेड, जैसे हर तलवार की रोशनी की अपनी एक जिंदगी हो, उन्होंने बड़ी महारत से मुहाफिजों के दिफा को चीरते हुए बड़ा रास्त खिलाड़ियों को निशाना बनाया। जैसे किसी बहुत बड़े दरिंदे ने उनसे टुकर मारी हो। 1 दर्जन के करीब मुहाफिज पीछे दीवारों से जा टकराए, जो इस शदीद कुव्वत के बाइस टूट गईं। मौत के सामने ब्लैक वाटर, स्टार लिंक और मिरेकल की फौजें जीरो विंग को खत्म करने में नाकाम रही। तुम्हें क्या लगता है कि रिफाइनमेंट रीलिम के चंद माहिरीन क्या कर लेंगे? सैफ अली ने कलंगरे को म्यान में डालते हुए पूछा और वापस सोफे पर बैठ गया। उसने नेचर हाल के आला हुक्काम को सुकून से देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चैप्टर 2073 और नेचर हाल को मगलूब करना। पुरतइश इस्तकबालिया कमरे की दीवारों में धंसे हुए इन मजबूत जिस्मों को देखकर नेचर मैनिफेस्टेशन की जाती सिक्योरिटी टीम के बाकी मानदा अराकीन सदमे से मुंजमद हो गए। जब उन्होंने अपनी नजरें वापस सैफ अली की तरफ मोड़ी तो उनके चेहरों पर तनाव था। ये क्या हो रहा है? उसने क्या किया? सिक्योरिटी टीम के अराकीन इस हमले पर रद्द अमल देने में नाकाम रहे थे। उन्होंने सिर्फ सैफ अली को अपनी तलवार चिल्लाते देखा था और अगले ही लम्हे उनके साथी उनके पास से गायब होकर दीवार की सजावट बन चुके थे। ये कैसे मुमकिन है? ईवल टूथ भी मुहाफिजों को कमरे में उड़ते देखकर इतना ही दंग रह गया था। वो इन मुहाफिजों की ताकत से बखूबी वाकिफ था। जब वो मिलकर काम करते थे तो वो चोटी के माहिरीन को भी गिरा सकते थे। सिल्वर लाइट बैटल ईरे उन्हें अपने हवास बांटने की इजाजत देता था, जिससे उनका दिफा बहुत मजबूत हो जाता था। ताहम मुहाफिजों के बेहतर दिफा के बावजूद सैफ अली ने अपनी महारत से उनके दिफा को पीछे छोड़ दिया और बड़ा रास्त नुकसान पहुंचाया। इसकी महारत पर गिरफ्त खौफनाक हद तक दुरुस्त थी। बहुत अच्छे, कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने इतने तकब्बुर दिखाने की हिम्मत की। सब लोग अपने मैजिक स्क्रूल्स इस्तेमाल करो, इससे करीब से मुकाबला ना करो। ईवल टूथ ने अपनी हैरत से बाहर निकलते हुए हुक्म दिया। फिर वो जेड कनलिन की तरफ मुड़ा और सरगोशी की। कनलिन, मुझे एक लम्हे में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये शख्स मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने एतराफ किया कि वो भी सैफ अली जैसी कारकर्दगी दिखा सकता है, लेकिन वो एक इस असन था और इस असन के लड़ने का तरीका इसे अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को मारने की इजाजत देता था। तुम भी लड़ने वाले हो? ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। जेड कनलिन ने सर हिलाया। जेड कनलिन ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बाकी मुहाफिजों ने ईवल टूथ के हुक्म पर अमल किया और अपने थैलों से 2 मैजिक स्क्रूल्स निकाल लिए। ये मैजिक स्क्रूल्स इंतहाई नायाब थे, जिनमें से कुछ में कंट्रोल स्पील्स थे, कुछ में एओई स्पील्स और कुछ में सिंगल टारगेट स्पील्स थे।
उन्होंने असल में ये मैजिक स्क्रूल्स दुश्मनों के खिलाफ इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए थे जब उनकी तादाद कम हो, लेकिन सैफ अली जैसे मजबूत हरीफ के खिलाफ उनके पास उन मैजिक स्क्रूल्स के साथ दूर से हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगले ही लम्हे आग के कांटे, रोशनी के नेज़े और रेत की जंजीरें सैफ अली की तरफ लपकीं, जैसे जादुई क्लास के खिलाड़ियों की एक टीम ने मुश्तरका हमला किया हो। इस्तकबालिया कमरा जितना तंग था, इन तमाम जादुई हमलों से बचना हकीकत पसंदाना नहीं था। ज्यादातर स्पील्स को रोकना भी नामुमकिन था क्योंकि वो एओई हमले थे। मर जाओ, मुहाफिजों ने नारा लगाया। ताहम इससे पहले के मुताद्दिद स्पील्स सैफ अली पर बमबारी करते, उसने कलंगरे को उठाया और अपने सामने खाली जगह पर वार किया। हवा में बिजली की अनगिनत लहरें नमूदार हुईं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गईं। यहां तक कि दो स्पील्स भी बिजली को छूते ही गायब हो गए। लाइटनिंग एज धमाका। एक जोरदार धमाके ने इस्तकबालिया कमरे को हिलाकर रख दिया। उसकी पुरतायुश सजावट मलबे के सवा कुछ न रही। वो मुहाफिज जिन्होंने सैफ अली पर हमला किया था कमरे से गायब हो चुके थे। फर्श पर पड़े हथियार और सामान के टुकड़े ही उनकी मौजूदगी का वाहिद निशान थे। 1,80,000 से ज्यादा HP वाले 1 दर्जन से ज्यादा लेस MTs बस यूं ही मारे गए। इसके बरक्स सैफ अली में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अपनी असल जगह से हिला तक नहीं था, नुकसान पहुंचना तो दूर की बात है। सैफ अली ने सिर्फ 2 चालें चली थीं, फिर भी इसने नेचर मैनिफेस्टेशन की मशहूर सिक्योरिटी टीम के आधे से ज्यादा अराकीन को हलाक कर दिया था। सिक्योरिटी टीम के बाकी मानदा अराकीन मफलूज होकर रह गए थे। सैफ अली की जंगी ताकत हौलनाक थी। वो एक खिलाड़ी कैसे हो सकता था? वो बुनियादी तौर पर एक मॉन्स्टर था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था। जैसे ही सब ने समझा कि जंग खत्म हो गई है, जेड कनलिन ने, जिसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया था, आखिरकार अपना जादू मुकम्मल कर लिया। उसने अपने चमकदार असा के निचले हिस्से को फर्श पर मारा और हुक्म दिया, सेल। इसके गिर्द 3 जादुई दायरे नमूदार हुए, हर एक अलग स्पेल से था, फिर भी वो बैक वक्त नमूदार हुए थे और उनका डिजाइन एक जैसा था जैसे वो एक ही स्पेल। चेहरा बड़े पैमाने का स्पेल। सैफ अली के पीछे खड़ी शांसे जेड कनलिन के गिर्द चक्कर लगाते हुए दायरों को देखकर हैरान रह गई। ज्यादातर जादुई क्लास के माहिरीन के लिए डबल कास्टिंग एक इंतहाई मुश्किल तकनीक थी, खास तौर पर जब 2 स्पील्स कास्ट कर रहे हो। जाहिर है कि 3-2 स्पील्स की ट्रिपल कास्टिंग इससे भी ज्यादा मुश्किल थी। ताहम गार्ड्स डोमेन में कुछ खास स्पील्स ऐसे थे जो सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल किए जा सकते थे जब मुताद्दिद स्पील्स कास्ट किए जाएं। आमतौर पर ये बड़े पैमाने के स्पील्स थे जिन्हें कास्ट करने के लिए मुताद्दिद खिलाड़ियों की जरूरत होती थी। फिर भी जेड कनलिन अकेले ही ऐसा स्पेल कास्ट कर सकती थी जिसके लिए आमतौर पर 3 खिलाड़ियों की जरूरत होती थी। ये बड़े पैमाने के स्पील्स इसी तरह के इनफरादी स्पील्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। जिस लम्हे जेड कनलिन के स्पील्स ने असर दिखाया, सैफ अली के गिर्द 5 सुनहरी जंजीरें नमूदार हुईं, जिनमें से हर एक में रूह को लर्जा देने वाली ताकत थी। यहां तक कि इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स भी इन जंजीरों को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे उनकी अपनी कोई जिंदगी हो, ये जंजीरें अजदहों की तरह सैफ अली पर झपटे। देखते हैं वो उसे कैसे रोकता है। नेचर हाल के अराकीन ने देखते हुए सैफ अली का मजाक उड़ाया। 2 बड़े पैमाने का स्पेल, होली चेन्स। ये जेड कनलिन का हतमी स्पेल था। अगरचे इसे कास्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था और ये 1-on-1 लड़ाई के लिए मौजू नहीं था, लेकिन एक बार कास्ट होने के बाद ये जबरदस्त ताकत का मुजाहरा करता था। जेड कनलिन ने इस चाल से मुतादिद चोटी के माहिरीन को हलाक किया था, जिससे इसने स्टॉर्म एम्पायर के खिलाड़ियों से चीन कलर का लक़ब हासिल किया था। ताहम नेचर हाल के अराकीन के चेहरों पर मौजूद तासुरात मुंजमद हो गए जब उन्होंने देखा कि आगे क्या हुआ। सैफ अली ने इन सुनहरी जंजीरों को, जिनसे ग्रैंड लॉर्ड्स भी डरते थे, अपनी तलवारों से रोक दिया। जब उसकी तलवारें जादुई हमले से टकराईं तो पूरे कमरे में एक गरजदार आवाज गूंजी। 5 जंजीरों की गैर मामूली ताकत के बावजूद वो सैफ अली तक न पहुंच सके। उसने आने वाले हर हमले का रुख मोड़ दिया। जब सैफ अली जादुई जंजीरों के खिलाफ अपना दिफा कर रहा था, इवल टूथ मुकम्मल खामोशी के साथ इसके पीछे नमूदार हुआ। खुद को जाहिर करने के बाद इवल टूथ ने सैफ अली की पीठ की तरफ एक चमकता हुआ सुर्ख खंजर घोंपा। 2 ममनुआ महारत, बिल्ड शेडो। इस एक हमले में जेड कनलिन की 5 जंजीरों से भी ज्यादा ताकत थी। तुमने आखिरकार अपनी चाल चल ही दी।
इस अचानक और बरवक्त हमले के सामने घबराने के बजाय सैफ अली ने एक मुस्कुराहट बिखरी। सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन। अचानक ट्वाइलाइट ब्लेड और कलंग रे रोशनी की 2 लकीरों में बदल गईं और 5 होली चेन्स के गिर्द लिपट गईं। जैसे वो इसके कंट्रोल में हूं, वो 5 जंजीरें इवल टूथ के सुर्ख खंजर को रोकने के लिए ओढ़ीं। इस टकराव से ऐसी चिंगारियां निकलें जिन्होंने कमरे में मौजूद हर शख्स को आर्जी तौर पर अंधा कर दिया। जब रोशनी मद्धम हुई तो नेचर हॉल के अराकीन के चेहरों पर संगीन तासुरात थे। इवल टूथ की HP तेजी से गिर गई क्योंकि वो खौफजदा होकर सैफ अली को घोर रहा था। अगरचे वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो अपनी आखिरी HP भी खो चुका था। धुंधली बसारत के साथ इवल टूथ फर्श पर गिर गया। इस्तकबालिया कमरे में खामोशी छा गई। नेचर मैनिफेस्टेशन के जाती मुहाफिजों ने गिल्ड के 2 चोटी के माहिरीन के साथ मिलकर एक हरीफ के खिलाफ काम किया था, फिर भी वो जेड कनलिन के अलावा तो मर चुके थे, मफलूज हो चुके थे। एक गैर मुतजलजल पहाड़ की तरह सैफ अली अब भी वहीं खड़ा था जहां उसने कदम जमाए थे। इवल टूथ के मरते ही डेड वर्ड टूट गया और कमरा अपनी असल हालत में वापस आ गया। चैप्टर 2074 रेक और मूनसेटर। खामोशी, सदमा, खौफ। अगरचे डेड वर्ड खत्म हो चुका था और इस्तिकबालिया कमरा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया था, जेड कनलिन और नेचर हॉल के दीगर चोटी के माहिरीन ने खुद को मगलूब महसूस किया। यहां तक कि नेचर मैनिफेस्टेशन, जिसने खामोशी से लड़ाई का मुशाहिदा किया था, के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। तुम कौन हो? नेचर मैनिफेस्टेशन ने सैफ अली से पूछा। आम चोटी के माहिरीन उसके जाती मुहाफिजों या इवल स्पिरिट लीजन के कमांडर इवल टूथ को नहीं गिरा सकते थे। अगरचे इसने उनकी शिकस्त के इम्कान पर गौर किया था, लेकिन इसे इतनी आसानी से होने की तवक्को नहीं थी। वो डोमेन रीलिम मोनेस्टर्स के अलावा किसी ऐसे शख्स का तसव्वुर नहीं कर सकता था जो इस तरह के कारनामे के काबिल हो। लेकिन गार्ड्स डोमेन में डोमेन रीलिम के माहिरीन कितने नायाब थे। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में अब तक जितने भी डोमेन रीलिम माहिरीन मौजूद थे, इन सब का हिसाब किताब मौजूद था और वो सब कम्युनिटी को हिलाकर रख देने के जिम्मेदार थे। ताहम इसकी मालूमात की बुनियाद पर सैफ अली का नाम इस फहरिस्त में नहीं था। ब्लैक फुलियम, सैफ अली ने सुकून से कहा। ब्लैक फुलियम? जीरो विंग का गिल्ड लीडर जेड कनलिन के चेहरे पर हैरत छा गई जब इसने सैफ अली का जवाब सुना। लेकिन ये कैसे? ब्लैक फुलियम नेचर हॉल के लिए नामालूम नहीं था। आखिरकार वो गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट लिस्ट में टॉप 3 में शामिल था। वो एक चोटी का माहिर था जो वाइड रिलिम तक पहुंच चुका था और गेम के टॉप माहिरीन में से एक था। लेकिन दिन के इख्तिताम पर वो सिर्फ एक चोटी का माहिर ही था। अगरचे उन्होंने मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तवज्जो हासिल की थी, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं थे कि किसी सुपर पावर के वजूद को खतरे में डाल सकें। हर सुपर पावर की सफ़ों में बहुत से चोटी के माहिरीन मौजूद थे। ताहम वो उसे जिस तरह भी देखती, कोई भी चोटी का माहिर इस जंगी ताकत के काबिल नहीं होना चाहिए था जो सैफ अली ने दिखाई थी। इतनी बेहतरीन स्कीम है तो तुमने इस पूरे वक्त में जानबूझकर अपनी ताकत छपाई है? नेचर मैनिफेस्टेशन ने पूछा। गैर मुतवक्के तौर पर वो असल में मुस्करा रहा था। ताहम अपने गिल्ड लीडर की शख्सियत को जानते हुए जेड कनलिन और उसके साथी जानते थे कि नेचर मैनिफेस्टेशन की मुस्कुराहट उनके अच्छे मूड की अलामत नहीं थी, बल्कि ये उनके गुस्से के इंतहा तक पहुंचने का नतीजा था। गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ सुपर पावर्स हर डोमेन रीलिम माहिर को बेहद अहम समझती थीं, बल्कि इन माहिरीन को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। डोमेन रीलिम माहिरीन स्ट्रेटेजिक हथियार थे और जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स पर पहुंचेंगे, इन माहिरीन से सुपर पावर्स को लाहिक खतरा बढ़ता जाएगा। लिहाजा सुपर पावर्स हर डोमेन रीलिम माहिर के खिलाफ काफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती थीं। अगर सैफ अली ने शुरू में ही खुद को डोमेन रीलिम माहिर के तौर पर जाहिर कर दिया होता तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जीरो विंग पर ज्यादा तवज्जो दी होती। गिल्ड का नाम गालिबन सुपर पावर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता, कत नजर उसकी तरक्याती हालत के। कुछ सुपर पावर्स ने तो मुस्तकबिल की परेशानी से बचने के लिए जीरो विंग को फौरन खत्म कर दिया होता। जहां तक सैफ अली के हाल ही में डोमेन रीलिम तक पहुंचने का ताल्लुक है, इसका इम्कान नहीं था। डोमेन रीलिम तक पहुंचना इस बात का सबूत था कि इंसान ने इंसानियत की हुदूद को उबूर कर लिया है। इसके बावजूद कि मुख्तलिफ सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स कई नस्लों से वसाइल और इल्म इकट्ठा कर रहे हैं, हर सुपर पावर ने हर नस्ल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चंद डोमेन रिलिम माहिरीन की परवरिश की थी।
ये तसव्वुर करना आसान था कि डोमेन रीलिम तक पहुंचना वाकई कितना मुश्किल था। दूसरे लफ्जों में, सैफ अली ने बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल करने से बचने के लिए जानबूझकर अपनी ताकत अवाम से छपाई होगी। अब जबकि वो अपनी ज़ाती ताकत और अपनी गिल्ड की ताकत से मुतमईन था, वो नेचर हाल को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि सैफ अली ट्वाइलाइट इको की मदद करने के लिए नेचर हाल को दुश्मन बनाने के लिए क्यों तैयार था, एक ऐसी गिल्ड जिससे वो बमुश्किल जड़ा हुआ था। गिल्ड लीडर, क्या हमें सीनियर फैन की मौजूदगी की दरख्वास्त करनी चाहिए? जेड कनलिन ने अपने गिल्ड लीडर से सरगोशी की। अगरचे डोमेन रीलिम के माहिरीन इंतहाई नायाब थे, लेकिन नेचर हाल के पास उनका अपना मजमुआ था। सीनियर फैन एक मिसाल थे। मजीद ये कि उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त स्टॉर्म एम्पायर में गुजारा था। अगर वो उन्हें मतला कर दें तो वो जल्द ही रहाइशगाह वापस आ जाएंगे। अगर सीनियर फैन वापस आ गए तो नेचर हाल के दीगर चोटी के माहिरीन की मदद से वो इस बात को यकीनी बना सकते थे कि सैफ अली की पार्टी अपनी जान लेकर रहाइशगाह से ना निकल सके। आखिरकार ये नेचर हाल का मरकजी हेडक्वार्टर था। जेड कनलिन के सवाल पूछने के बाद इसके पास मौजूद 3 बासर आदमियों ने अपनी कातिलाना नियत सैफ अली की तरफ मोड़ दी। जीरो विंग जैसी महज एक उभरती हुई गिल्ड ने असल में नेचर हाल को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। ये नाकाबिल कबूल था। अचानक इस्तकबालिया कमरे के दरवाजे खिल गए और 50 से जायद चांदी की बख्तर पहने माहिरीन का एक ग्रुप अंदर दाखिल हुआ और सैफ अली की पार्टी को घेर लिया। अगरचे वो नेचर मैनिफेस्टेशन के जाती मुहाफिजों की तरह रिफाइनमेंट रीलिंग के माहिर नहीं थे, लेकिन वो अपने सिल्वर लाइट बैटल ईरे के साथ ऐसे माहिरीन का मुकाबला कर सकते थे। क्या तुम अब भी लड़ने पर वजिद हो? सैफ अली ने सुकून से नेचर हाल के अराकीन को अपनी नशिस्त से देखते हुए पूछा। इसके चेहरे पर बेचैनी या तशवीश के कोई आसार नहीं थे। वो डोमेन रीलिम तक पहुंचने और ट्वाइलाइट ब्लेड हासिल करने से पहले नेचर हाल की रहाइशगाह पर आने की हिम्मत न करता। ये आखिरकार एक सुपर पावर का हेडक्वार्टर था और नेचर हाल के पास हमला आवरों से निमटने के बहुत से तरीके होंगे। गिल्ड के पास करीब ही दूसरे डोमेन रीलिम माहिरीन भी होंगे। गेम के इस मरहले पर थंडर आइलैंड पर मार्शल ड्रैगन के खिलाफ सैफ अली की लड़ाई डोमेन रीलिम माहिरीन की महारत का सही इशारा नहीं थी। इस लड़ाई के दौरान इसे बुनियादी सिफात और महारतों के लिहाज से बरतरी हासिल थी, और चूंकि मार्शल ड्रैगन सिर्फ एक का खिलाड़ी था, इसलिए इस शख्स की कमजोर जिस्मानी साख्त ने इसे अपनी ताकत का मुकम्मल मुजाहरा करने से रोक दिया था। सादा अल्फाज में, उस वक्त खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त ने डोमेन रीलिम माहिरीन को महदूद कर दिया था। सैफ अली को इस लड़ाई में यह वाज़े अंदाजा नहीं हुआ था कि डोमेन रीलिम के माहिरीन कितने ताकतवर हैं, लेकिन एक बार जब वो खुद इसी रीलिम तक पहुंच गया तो वो इन माहिरीन की असल ताकत समझ गया। तो एक खिलाड़ी की जिस्मानी साख्त के साथ डोमेन रीलिम के माहिरीन ज्यादा से ज्यादा अपनी असल जंगी ताकत के 50% तक महदूद होंगे। ताहम वाइड रीलिम के माहिरीन अपनी मुकम्मल जंगी ताकत दिखाने के काबिल होंगे। ये फितरी बात थी कि इस वक्त डोमेन रीलिम के माहिरीन चोटी के माहिरीन से सिर्फ थोड़े ज्यादा ताकतवर लगते थे। ताहम गेम के इस मरहले पर न सिर्फ डोमेन रीलिम माहिरीन की जिस्मानी साख्त में बहुत बेहतरी आई थी, बल्कि उनके हथियारों और आलात के मेयार में भी इजाफा हुआ था। एक सुपर पावर के डोमेन रीलिम माहिर ने गालिबन कम अज कम एपिक आलात के 3 या 4 टुकड़े पहने होंगे, मुमकिना तौर पर एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम भी। सुपर पावर्स के पास खौफनाक वसाइल और वसी इलाका था। गेम के इस मरहले पर एक ऐसी सुपर पावर से सामना होना जिसके पास 1 या 2 फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स हों, कोई अजीब बात नहीं होगी। जैसे ही सैफ अली की बात खत्म हुई, फायर डांस, कोला, शानजे, शेडो ब्लेड और ये वोमियान जो उसके पीछे खड़े थे आगे बढ़े और अपना हाला खारिज किया। जैसे कमरे में कोई आतिश फिशा फट गया हो, एक शदीद तवानाई वहां मौजूद लोगों पर छा गई और नेचर हाल के अराकीन के चेहरों के तासुरात फौरन बदल गए। फायर डांस और उसके साथी कदीम दरिंदों की तरह महसूस हो रहे थे जो अभी एक लंबी नींद से बेदार हुए हों। वो जो दबाव खारिज कर रहे थे वो तकलीफ दे हद तक दम घुटने वाला था, खास तौर पर फायर डांस का हाला। क्या वो एक और डोमेन रीलिम माहिर हो सकती है? यह ख्याल जेड कनलिन और उसके साथियों के जहनों में लर्जा तारी कर गया। जीरो विंग महज एक छोटी सी बादशाहत की गिल्ड थी। ये एक सुपर पावर भी नहीं थी, फिर भी इसके पास 2 डोमेन रीलिम माहिरीन थे। कब से डोमेन रीलिम के माहिरीन इतने आम हो गए? अगर सैफ अली उन चोटी के माहिरीन के ख्यालात सुन सकता तो उसे हैरत न होती। इन 5 खिलाड़ियों में से जिन्हें वो अपने साथ लाया था,
सिर्फ फायर डांस के पास फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार था। इसके पास अपना बिल्ड लाइन और 6 एपिक आइटम्स भी थे। जीरो विंग में फायर डांस के आलात के मेयार सिर्फ इसके बाद दूसरे नंबर पर थे। मजीद ये कि वो ट्रूथ रीलिम से सिर्फ एक कदम दूर थी और पहले ही मुतअद्दिद एडवांस्ड जंगी तकनीकों में महारत हासिल कर चुकी थी। अपनी मौजूदा हालत में वो यकीनी तौर पर डोमेन रीलिम माहिरीन का मुकाबला कर सकती थी। चैप्टर 2075 गलत अंदाजा। अगरचे जेड कनलिन और नेचर हाल के दीगर चोटी के माहिरीन ने कार्रवाई करने का इरादा किया था, लेकिन जिस लम्हे उन्होंने फायर डांस के जाबराना हाले को महसूस किया, वो खुद को मुंजमद होने से ना रोक सके। गिल्ड लीडर, क्या हम अब भी उनसे लड़ने वाले हैं? जेड कनलिन पूछे बगैर ना रह सकी जब वो नेचर मैनिफेस्टेशन की तरफ मुड़ी। इसके तासुरात हिचकिचाहट का शिकार थे। एक डोमेन रीलिम माहिर को शिकस्त देना पहले ही इंतहाई मुश्किल था। अब जबकि फायर डांस, जो एक और डोमेन रीलिम माहिर की तरह महसूस हो रही थी, मैदान में शामिल हो गई थी, इसे इस सूरत हाल को ज्यादा संजीदगी से लेना था। आम खिलाड़ियों को शायद एक गिल्ड में एक या दो डोमेन रीलिम माहिरीन की अहमियत का एहसास ना हो, लेकिन नेचर हाल के आला हुक्काम में से एक होने के नाते वो इसके असरात से बखूबी वाकिफ थे। ये अब सैफ अली या फायर डांस की जाती ताकत का मामला नहीं रहा था, बल्कि जीरो विंग की बुनियादों का मामला था। अगर जीरो विंग के पास सिर्फ एक डोमेन रीलिम माहिर होता तो उसे किस्मत करार देकर नजरअंदाज किया जा सकता था। इससे जीरो विंग की बुनियाद के बारे में कुछ साबित ना होता। ताहम यह हकीकत के जीरो विंग के पास कम अज कम 2 डोमेन रीलिम माहिरीन थे, इसे इसी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डोमेन रीलिम के माहिरीन गाजर मूली की तरह आम नहीं थे। अगर जीरो विंग के पास वाकई 2 डोमेन रीलिम माहिरीन थे तो गिल्ड इतनी सादा नहीं थी जितना कि सब ने फर्ज कर रखा था। कनलिन, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। उसका हाला यह साबित नहीं करता कि वो डोमेन रीलिम मॉन्स्टर है। इसके पास महज गैर मामूली तौर पर आला बुनियादी सिफात हो सकती है। जीरो विंग का कोई पस मंजर नहीं है, इसलिए वो खुशकिस्मत है कि उसके पास एक डोमेन रीलिम माहिर है। इसके पास 2 कैसे हो सकते हैं, और वो भी इतनी कम उम्र? एक संजीदा आदमी जिसके चेहरे पर जख्म का निशान था बोल पड़ा। इस आदमी की दलील सुनकर नेचर हाल के अराकीन पुरसुकून हो गए। उनकी आधी से ज्यादा बेचैनी खत्म हो गई। किसी को इस शख्स की बातों पर शक नहीं था। वो डीप थंडर था, नेचर हाल का फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर और गिल्ड के अहम सतूनों में से एक। वो गार्ड्स डोमेन की सीक्रेट एक्सपर्ट लिस्ट के टॉप 3 माहिरीन में से एक था। सीक्रेट प्रिलियन के पास गार्ड्स डोमेन की 2 माहिरीन की फहरिस्तें थीं। एक में टॉप 1000 माहिरीन का रिकॉर्ड था, जिनके जंगी रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाले थे। दूसरी एक खुफिया फहरिस्त थी जिसे सिर्फ सुपर पावर्स ही खरीद सकती थीं। सीक्रेट एक्सपर्ट लिस्ट में सिर्फ 100 नाम शामिल थे। ताहम इन खिलाड़ियों की दर्जाबंदी उनके जंगी रिकॉर्ड की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि इन जंगी मेयारात की बुनियाद पर थी जो उन्होंने जाहिर किए थे। सीक्रेट प्रिलियन किसी के बारे में इस फहरिस्त के लिए गौर करने से पहले इसका वाइड रीलिम माहिर होना जरूरी था। कोई भी चोटी का माहिर जो सीक्रेट एक्सपर्ट लिस्ट में जगह बना सकता था, वो डोमेन रीलिम से ज्यादा एक कदम दूर था। जो लोग टॉप 3 में शामिल थे वो अमली तौर पर इस रीलिम के किनारे पर दस्तक दे रहे थे। उन्हें डोमेन रीलिम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक हल्के से धक्के की जरूरत थी। डीप थंडर इन माहिरीन में से एक था। चूंकि कमरे में मौजूद नेचर हाल के माहिरीन में से कोई भी अभी तक डोमेन रीलिम तक नहीं पहुंचा था, इसलिए डीप थंडर बिलाशुबा उसके बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला था। चूंकि डीप थंडर को यकीन था कि फायर डांस डोमेन रीलिम की माहिर नहीं है, इसलिए 90% इम्कान था कि वो दुरुस्त था। थंडर ठीक कह रहा है, सबको पुरसुकून होने की जरूरत है। अगरचे मैं नहीं जानता कि जीरो विंग की इस छोटी लड़की के पास इतनी खौफनाक बुनियादी सिफात कैसे हैं, लेकिन अगर जीरो विंग ये समझता है कि वो इस तरह के रवैये के साथ नेचर हाल की रहाइशगाह में घूम सकता है, तो वो 100 साल पहले पैदा हुआ है। नेचर मैनिफेस्टेशन ने डीप थंडर की तायद करते हुए तबसरा किया। उसने सैफ अली को एक छेदती हुई नजर से देखा और हुक्म दिया, सीनियर फैन और ईवल स्पिरिट लीजन के अराकीन को फौरन बुलाओ। रहाइशगाह को लॉक डाउन कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग के ये नुमाइंदे वाकई कितने काबिल हैं। अगरचे सैफ अली ने हैरत अंगेज जंगी ताकत का मुजाहिरा किया था, लेकिन नेचर हाल कोई तरने वाला नहीं था। नेचर हाल ने सीनियर फैन को भर्ती करने और उन्हें गिल्ड की हिफाजत के लिए कायल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो बुजुर्ग दहाइयों से डोमेन रीलिम मॉन्स्टर थे
और उनके जंगी मेयारात सैफ अली से कहीं ज्यादा थे, जो ज्यादा से ज्यादा पिछले चंद सालों में ही डोमेन रिलिम में दाखिल हुआ था। सीनियर फैन ने गेम में दस्तयाब बेहतरीन आलात भी पहन रखे थे और इवल स्पिरिट लीजन नेचर हॉल के ट्रम्प कार्ड्स में से एक था। अगरचे इवल स्पिरिट लीजन के सिर्फ 100 अराकीन थे, लेकिन हर रुकन रिफाइनमेंट रिलिम का माहिर इससे बेहतर था। इनमें से कमजोर तरीन ने भी 3 जंगी तकनीकों में महारत हासिल कर रखी थी और सिल्वर लाइट बैटल ईरे समेत वो डोमेन रिलिम माहिरीन को भी शिकस्त दे सकते थे। इवल स्पिरिट लीजन ही वो वजह थी कि नेचर हॉल ने सफर फर्स्ट रेट गिल्ड्स को ललकारने की हिम्मत की थी। ताहम जिस लम्हे नेचर मैनिफेस्टेशन ने हुक्म जारी किया, फायर डांस का ग्रुप हरकत में आ गया और बड़ा रास्त गिल्ड लीडर की तरफ लपका। क़ियादत संभालते हुए कोला और येवोमियान 2 टायरनोसोर्स रेक्स की तरह आगे बढ़े। जब कुमक के लिए आने वाले सिक्योरिटी टीम के अराकीन उन 2 एमटीज से टकराए तो वो इस तरह पीछे उड़े जैसे उन्हें किसी ट्रक ने टुकर मारी हो। उनकी मजबूत दिफाई तश्कील फौरन बखर गई। शानजे और शेडो सोरुड इन 2 एमटीज के पीछे करीब से आए। शानजे ने अपने हर स्पेल के साथ कम अज कम एक खिलाड़ी को उड़ा दिया, जबकि शेडो सोरुड ने हर वार के साथ मुताद्दिद खिलाड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ने अतराफ से आने वाले सिक्योरिटी टीम के अराकीन को आसानी से पसपा कर दिया। लड़ाई के बजाय ये बड़ों का बच्चों के साथ खलवाड़ लग रहा था। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए फायर डांस सिक्योरिटी टीम की नाकाबंदी को तोड़कर नेचर मैनिफेस्टेशन के सामने पहुंच गए। ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर निकल जाओगे, डीप थंडर धाड़ा और अपनी देवहकल 2 हथ तलवार को एक संजीदा तासुर के साथ घुमाया, जिससे फायर डांस के बचने की कोई गुंजाइश न रही। 2 महारत अर्थ बॉम्बार्डमेंट। 3 अर्थ बॉम्बार्डमेंट न सिर्फ एक एओई हमला था जिसने इसकी ताकत में इजाफा किया, बल्कि जब वो हमला करता तो खिलाड़ियों की नकल व हरकत की रफ्तार को भी नुमाया तौर पर कम कर सकता था। ये मैजिक वारियर हिडन क्लास की ट्रेडमार्क महारत थी। इस वार को सिर्फ रोका जा सकता था, इससे बचा नहीं जा सकता था। इसके अलावा मैजिक वारियर क्लास बरसरकरस के लिए एक खुसूसी एडवांस्ड क्लास थी जो सारिफ के जिस्म को मजबूत बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करती थी। ताहम डीप थंडर का चेहरा मुंजमद हो गया जब इसका हमला निशाने पर लगा। फायर डांस की पुतली सी छोटी तलवार ने असल में उसके भारी कुल्हाड़े को रोक दिया था। न सिर्फ फायर डांस मुस्तहकम रही, बल्कि इसकी एचपी का 1 पॉइंट भी कम नहीं हुआ था। इससे पहले कि डीप थंडर अपना कुल्हाड़ा दोबारा घुमा पाता, फायर डांस की 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल नाकाबिल पेशगोई हमले के साथ बरसरकर की गर्दन की तरफ बढ़ी। एडवांस्ड जंगी तकनीक अलुजरी स्नैक। भागो यहां से, डीप थंडर ने अपना दिफा करने के लिए वोरलविंड स्लैश को फाल करते हुए चीख मारी। धमाका। जब छोटी तलवार और कुल्हाड़ा आपस में टकराए तो पूरे कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। एक लम्हे बाद डीप थंडर, जिसे अपनी ताकत पर फख्र था, 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया और हैरत ज़दा होकर फायर डांस को घूरने लगा। अगरचे इसने फायर डांस की हैरत अंगेज बुनियादी सिफात को तस्लीम किया था, लेकिन इसे उनके इतने ज्यादा होने की तवक्को नहीं थी। इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? डीप थंडर अकेला नहीं था जिसे इस सूरत हाल ने हैरान किया था। जेड कनलिन, जो एक तरफ से स्पेल कास्ट कर रही थी, जब उसने डीप थंडर को लड़खड़ाते देखा तो खौफजदा होकर उधर देखा। गार्ड्स डोमेन में 1 हाथ वाले हथियारों की ताकत और 2 हाथ वाले हथियारों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। यही वजह थी कि ज्यादातर बरसरकर खिलाड़ी 2 हाथ वाले हथियारों का इंतखाब करते थे। 2 हाथ वाले हथियार बरसरकर की आला ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम एक इससन होने के बावजूद फायर डांस ने एक छोटी तलवार के साथ डीप थंडर से ज्यादा ताकत का मुजाहिरा किया। उसने जेड कनलिन के गार्ड्स डोमेन के बारे में तमाम इल्म को गलत साबित कर दिया। मजीद ये कि डीप थंडर ने एपिक आलात के 3 टुकड़े पहन रखे थे। एक एपिक हथियार उसके हाथ में था और उसके बाकी आलात लेवल 60 के डार्क गोल्ड आइटम्स पर मुश्तमिल थे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि एक इससन 1 हाथ वाली तलवार से इसके हमलों में से एक को कैसे रोक सकता है। डीप थंडर को पीछे भेजने के बाद फायर डांस अचानक गायब हो गई। वाइड स्टेप्स। इससे पहले कि कोई रद्द अमल दे पाता, फायर डांस नेचर मैनिफेस्टेशन के सामने दोबारा नमूदार हुई और अपनी 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस को गिल्ड लीडर के गिले पर रख दिया। एक करसमी नस्र के तौर पर फायर डांस ने नेचर मैनिफेस्टेशन की जिंदगी अपनी मुट्ठी में ले ली थी। ये देखकर नेचर हॉल के अराकीन उदास चेहरों के साथ रुक गए। जब नेचर मैनिफेस्टेशन ने फायर डांस की तरफ देखा
तो उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। फायर डांस के ग्रुप ने सिर्फ 5 सेकंड पहले हरकत शुरू की थी, फिर भी वो 50 से ज्यादा रिफाइन मिनट रीलिम और इससे बेहतर माहिरीन को पीछे छोड़कर इसकी जिंदगी के लिए खतरा बन चुके थे। यहां तक कि एक डोमेन रीलिम माहिर भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। चैप्टर 2076 क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है? जब फायर डांस ने नेचर मैनिफेस्टेशन को यरगमाल बना लिया तो नेचर हाल के अराकीन ने अपने हाथ रोक लिए और इस खातून कातिल को नफरत भरी निगाहों से घूरने लगे। ताहम इसी वक्त उनकी आंखों में खौफ की झलक भी देखी जा सकती थी। नायब गिल्ड लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? जेड कीलिन ने नेचर मैनिफेस्टेशन के पीछे से फायर डांस को अपनी छोटी तलवार से खेलते हुए देखकर तेली चढ़ाते हुए डीप थंडर से खामोशी से पूछा। इस सूरत-ए-हाल में फैसला करने के लिए इसके पास काफी इख्तियार नहीं था। नेचर मैनिफेस्टेशन गिल्ड की अलामत था। अगर वो इसे मरने देते तो ये उनके गिल्ड के लिए बाइस तजलील होता। ताहम उस वक्त फायर डांस को नेचर मैनिफेस्टेशन की जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। अगरचे जेड कीलिन जैसे आला माहिरीन 6 गज का फासला आधे सेकंड से भी कम वक्त में तय कर सकते थे, लेकिन फायर डांस जैसी ताकत और रफ्तार रखने वाले शख्स के लिए इनके गिल्ड लीडर को मारने के लिए आधा सेकंड भी काफी से ज्यादा वक्त था। डीप थंडर ने जेड कीलिन के सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्या किया जाए। जीरो विंग उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक था। अगर फायर डांस वाकई डोमेन लिम की माहिर होती तो ये सूरत-ए-हाल उसे ज्यादा से ज्यादा हैरान कर देती, लेकिन मसला इस हकीकत में था कि वो ऐसी नहीं थी जिसने इसे खौफजदा कर दिया। उनके मुख्तसर तसादुम के बाद इसे यकीन हो गया था कि खातून कातिल सिर्फ रिफाइन मिनट लिम तक पहुंची थी, हालांकि वो कोई आम रिफाइन मिनट लिम की माहिर नहीं थी। ताहम वो ये बयान नहीं कर सकता था कि वो औसत रिफाइन मिनट लिम के माहिर से किस तरह मुख्तलिफ थी। बहरहाल इसका जंगी मेयार ज्यादा से ज्यादा फ्लोइंग वाटर लिम के माहिरीन का मुकाबला कर सकता था। वो इस जैसे माहिर के मुकाबले में तकरीबन कुछ भी नहीं थी, जो डोमेन लिम तक पहुंचने से सिर्फ एक छोटा सा कदम दूर था। फिर भी अपने कमतर जंगी मेयारात के बावजूद फायर डांस इसे तसादुम में दबा सकती थी। मजीद बरा, उसने ये काम बगैर किसी कोशिश के किया था। उसने एक ही लम्हे में नेचर मैनिफेस्टेशन को यरगमाल भी बना लिया था। अगरचे गिल्ड लीडर सिर्फ एक आम आला माहिर था, लेकिन यह नतीजा चौंका देने वाला था। यहां तक कि रिफाइन मिनट लिम के माहिरीन भी इसे नहीं समझ पाए थे। आम माहिरीन का तो जिक्र ही किया है। आला माहिरीन को इसलिए ऐसा कहा जाता था क्योंकि वो गॉड्स डोमेन की चोटी पर खड़े थे। यहां तक कि डोमेन लिम के माहिरीन को भी किसी आला माहिर की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए जिदोजहद करनी पड़ती, फिर भी फायर डांस ने यह काम इंतहाई आसानी से कर लिया था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक माहिर जो ज्यादा से ज्यादा फ्लोइंग वाटर लिम तक पहुंचा हो, इसे डोमेन लिम के दरिंदों से भी ज्यादा जंगी ताकत का हुक्म देने के लिए कुन हथियारों और आलात की जरूरत होगी। ताहम यह सबसे बुरी बात नहीं थी। जीरो विंग के दीगर नुमाइंदे वाज़े तौर पर सिर्फ रिफाइन मिनट लिम के माहिरीन थे, लेकिन उन्होंने ऐसी जंगी ताकत का मुजाहरा किया था जो बआसानी आला माहिरीन का मुकाबला कर सकती थी। यहां तक कि सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी मुमकिना तौर पर इतने आला मयार के रिफाइन मिनट लिम माहिरीन की परवरिश करने के काबिल नहीं थे। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाए रहने के बाद नेचर मैनिफेस्टेशन ने अपनी हैरत को झटक दिया और सैफ अली को घूरने के लिए मुड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेचर हाल को सिर्फ इसलिए जीरो विंग को छोड़ने की इजाजत दे दूंगा क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया है? नेचर मैनिफेस्टेशन ने तंजिया अंदाज में पूछा। बेवकूफ मत बनूं, ये सिर्फ एक लेवल और आलात का एक टुकड़ा है। मैं ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं। ताहम अगर तुमने ऐसा किया तो जीरो विंग के पास नेचर हाल के गजब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी। सैफ अली की पार्टी ने जिस ताकत का मुजाहरा किया था उसने इसे हैरान कर दिया था, लेकिन आखिरकार एक फर्द की ताकत गिल्ड के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। इससे कत नजर के जीरो विंग की ये पार्टी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, इससे जीरो विंग और नेचर हाल के दरमियान फर्क के बारे में कुछ नहीं बदला। ये सच है, आपको इस पर गौर से सोचना चाहिए। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे गिल्ड्स के दरमियान ताल्लुकात को बचाना मुमकिन नहीं रहेगा। जेड कीलिन ने सैफ अली को कायल करने की कोशिश में कहा। मुझे यकीन है कि आप नेचर हाल की ताकत से वाकिफ हैं। आखिर में सिर्फ जीरो विंग को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही जेड कीलिन ने बात खत्म की, नेचर हाल के अराकीन ने अपने खौफ पर काबू पा लिया और उनके चेहरों पर पुरएतमाद मुस्कुराहटें उभर आए।
वो सैफ अली की पार्टी की जंगी ताकत को देखकर दंग रह गए थे, लेकिन इस मामले पर कुछ गौर करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर सैफ अली की पार्टी ने नेचर मैनिफेस्टेशन को मार दिया तो वो सिर्फ अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करेंगे। जीरो विंग महज एक सल्तनत का गिल्ड था। इसके जंगी रिकॉर्ड से कतनजर ये अब भी नेचर हाल से कहीं ज्यादा कमजोर था। जीरो विंग नेचर हाल के गजब को बर्दाश्त करने का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। एक गिल्ड लीडर के तौर पर सैफ अली को इस बात का एहसास हो गया होगा। जब तक कि सैफ अली जीरो विंग को अपने साथ तबाह करने पर बजिद ना हो, वो फायर डांस को दूसरे गिल्ड लीडर को मारने नहीं देगा। यहां तक कि सिटाम सिटी के आजाद खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं आएगा कि सैफ अली ऐसा कुछ करेगा। उन गिल्ड के आला ओहदेदारों की तो बात ही छोड़ दें। जैसे ही नेचर हाल के अराकीन की मुस्कुराहटें खुशी से फैले, सैफ अली ने, जो अपनी नशिस्त से देख रहा था, मुस्कुराहट का जवाब दिया और कहा, अब जो कहते हैं वो सच है। जीरो विंग और नेचर हाल के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन क्या होगा अगर नेचर हाल स्टार्म सिटी को खो दे? स्टार्म सिटी को खो दे? क्या ये शख्स ख्वाब देख रहा है? क्या मजाक है? हमारा गिल्ड स्टार्म सिटी को कैसे खो सकता है? नेचर हाल के अराकीन ये सोचकर हंसने लगे कि सैफ अली पागल हो गया है। स्टार्म सिटी नेचर हाल का मरकजी हेडक्वार्टर था। यहां तक कि कोई सुपर पावर भी गिल्ड को उसके अपने शहर में बेदखल नहीं कर सकती थी। जीरो विंग तो बहुत दूर की बात है। तुम ऑक्शन इरीना की जंग का हवाला दे रहे हो, ठीक है, नेचर मैनिफेस्टेशन हंसा। अगरचे मैं तुम्हारी सोच को समझता हूं, लेकिन ये माहिरीन और वसाइल की जंग है। जीरो विंग के माहिरीन मुतासिर कुन हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जीरो विंग नेचर हाल के वसाइल को मात दे सकता है? नेचर हाल जैसी सुपर पावर्स ने बहुत पहले ही ऑक्शन इरीना के कवानीन की छानबीन कर ली थी। इस मुकाबले में फौजी ताकत से कहीं ज्यादा वसाइल अहम थे, लिहाजा ऑक्शन इरीना का मुकाबला शुरू होने से पहले तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जोशो खरूश से एपिक मवाद इकट्ठा किया। नेचर हाल के मुकाबले में जीरो विंग के मवाद जमा करने की रफ्तार बेकार थी। जीरो विंग स्टार्म सिटी के ऑक्शन हाउस के मुकाबले में नेचर हाल को शिकस्त देने की उम्मीद कैसे कर सकता था? ताहम जैसे ही नेचर मैनिफेस्टेशन ने अपनी बात खत्म की, सैफ अली ने अपने बैग से एक गहरा सुनहरा क्रिस्टल निकाला। ये क्रिस्टल इस कमरे में गैर मामूली तौर पर दिलकश था और उसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। अगरचे इस्तकबालिया कमरे के ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाए कि सैफ अली ने ये क्रिस्टल क्यों निकाला है, लेकिन नेचर मैनिफेस्टेशन इसे देखकर सुन हो गया। तुम्हें ये कैसे मिला? नेचर मैनिफेस्टेशन पूछे बगैर न रह सका। नेचर मैनिफेस्टेशन के तासुरात में अचानक तब्दीली ने नेचर हाल के अराकीन को तो छोड़ी, फायर डांस और उसके साथियों को भी उलझा दिया। कोई नहीं जानता था कि नेचर हाल का ताकतवर गिल्ड लीडर एक क्रिस्टल से खौफजदा क्यों लग रहा था। क्या तुम्हें वाकई पूछने की जरूरत है? सैफ अली ने हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा। यकीनन, मैं वो खिलाड़ी हूं जो थंडर एक्स सिटी को फाल करने का जिम्मेदार है। क्या ये इतनी अजीब बात है कि मेरे पास ये क्रिस्टल है? इसके हाथ में मौजूद चीज कोई और नहीं बल्कि थंडर एक्स क्रिस्टल था, जो बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को थंडर एक्स सिटी में टेलीपोर्ट करने की सलाहियत रखता था। इसकी आमतौर पर कीमत 5000 थंडर एक्स सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी थी। तुमने थंडर एक्स सिटी को फाल किया? ये नामुमकिन है। तुम कैसे जिम्मेदार हो सकते हो? नेचर मैनिफेस्टेशन ने बेयकीनी के अंदाज में सैफ अली को घूरा। थंडर एक्स सिटी एक इंतहाई बड़े पैमाने का गैर जानिबदार शहर था और उसके फाल होने के बाद यह तेजी से नेचर हाल समेत कई सुपर पावर्स का मरकज बन गया था। बेशुमार फर्स्ट और सेकेंड रेट गिल्ड्स ने भी शहर का दौरा किया। ये गैर जानिबदार शहर अपने वाफिर वसाइल, खास तौर पर इंतहाई नायाब एपिक मवाद की वजह से बहुत मकबूल था। थंडर एक्स सिटी अमली तौर पर एक खजाना था, ताहम थंडर एक्स सिटी का सफर करना और वहां तरक्की करना काफी मुश्किल था। इसके इलाके और माहौल की वजह से माहिर खिलाड़ी भी ज्यादा देर तक शहर में नहीं रह सकते थे। अपनी मजबूत बुनियादों के बावजूद नेचर हाल तवील मुद्दती तरक्की के लिए शहर में सिर्फ 300 माहिरीन भेजने का मुतहम्मिल हो सकता था। ताहम सैफ अली के पास न सिर्फ थंडर एक्स क्रिस्टल था, जिसे कोई थंडर एक्स टेम्पल से खरीद सकता था और जो शहर तक आसान आमदोरफ्त फराहम करता था, बल्कि वो थंडर एक्स सिटी को फाल करने का भी जिम्मेदार था। ताहम जब नेचर मैनिफेस्टेशन को जीरो विंग के पास मौजूद देवहैकल खिलाड़ियों के ग्रुप और सैफ अली के हाथ में मौजूद थंडर एक्स क्रिस्टल की याद आई, जिसे गेम के इस मरहले पर कोई खिलाड़ी हासिल नहीं कर सकता था,
तो वो जान गया कि सैफ अली का दावा मुमकिना तौर पर सच था। गिल्ड लीडर नेचर, क्या मसला है? अब कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सैफ अली ने नेचर मैनिफेस्टेशन के मौत जैसे पीले पड़ते चेहरे पर हंसते हुए पूछा। चैप्टर 2077 नेचर हाल की इताअत। जैसे ही सैफ अली की पुरसुकून आवाज मुसलसल कमरे में गूंजी, नेचर मैनिफेस्टेशन के तासुरात किसी बदसूरत चीज में बदल गए। इसकी आंखों में खौफ के आसार चमके, जिसने नेचर हाल के अराकीन को हक्का बका कर दिया। नेचर मैनिफेस्टेशन स्टार एम्पायर की बिल्कुल चोटी पर खड़ा था। उसका एक लफ्ज सल्तनत के मुख्तलिफ गिल्ड्स की जिंदगी आ मौत का फैसला कर सकता था। वो एक हकीकी आला माहिर भी था। वो मुस्तकबिल में नेचर हाल की क़ियादत करके उसे गॉड्स डोमेन में एक हुक्मरान बना सकता था। फिर भी अब सिर्फ नेचर हाल के अराकीन ही हैरान नहीं थे। गिल्ड लीडर के रद्द अमल ने फायर डांस और उसके साथियों को उलझा दिया। नेचर मैनिफेस्टेशन ने इस वक्त भी पुरसुकून रद्द अमल जाहिर किया था जब फायर डांस ने इसे यरगमाल बना लिया था, लेकिन अब वो सैफ अली के चंद जुमलों से ज्यादा खौफजदा लग रहा था। वो हैरान क्यों ना होते? तुम क्या चाहते हो? नेचर मैनिफेस्टेशन ने खौफजदा होकर सैफ अली को देखते हुए पूछा। अगर इसने पहले सैफ अली को सिर्फ एक डोमेन लिम के माहिर के तौर पर देखा था, तो ये जानने के बाद कि इस तलवारबाज ने थंडर एक्स सिटी की बुनियाद रखी है और थंडर एक्स क्रिस्टल हासिल किया है, वो इस शख्स को एक ऐसे दरिंदे के तौर पर देख रहा था जो नेचर हाल की बुनियादें हिला देने की सलाहियत रखता था। ज्यादातर लोग अब भी थंडर एक्स सिटी से नावाकिफ थे। यहां तक कि नेचर हाल में भी सिर्फ गिल्ड के आला ओहदेदार और वो माहिरीन जो शहर का दौरा कर चुके थे, इसकी शान और शौकत के बारे में जानते थे। उनकी समझ के मुताबिक थंडर एक्स सिटी को 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा कब्ल फ़आल हो जाना चाहिए था। ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने सिर्फ 9 दिन पहले ही इस शहर को दरियाफ्त किया था। जब नेचर मैनिफेस्टेशन ने इस बारे में सोचा कि सैफ अली थंडर एक्स क्रिस्टल के जरिए शहर में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को कैसे भेज सकता है और थंडर एक्स सिटी के बानी के तौर पर इस शख्स की हैसियत किया है, तो वो काम पे बगैर न रह सका। ऑक्शन इरीना की लड़ाइयों में माहिर खिलाड़ियों से भी ज्यादा एपिक मवाद अहम था। जीरो विंग के अराकीन पहले ही अपनी जंगी ताकत साबित कर चुके थे। अगर गिल्ड के पास एपिक मवाद की कसरत भी हुई, तो जीरो विंग आइंदा ऑक्शन इरीना के मुकाबले में नेचर हाल के लिए एक अहम खतरा बन सकता था। दरी असना, डीप थंडर, जेड पीलिन और नेचर हाल के दीगर आला ओहदेदारों ने खौफ से सैफ अली को घूरा। उन्होंने थंडर एक्स सिटी में 300 माहिरीन को भेजने पर खुद को खुशकिस्मत समझा था, लेकिन सैफ अली दरअसल इस गैर जानिबदार शहर को फाल करने का जिम्मेदार था। नेचर हाल बहुत ताकतवर है, जीरो विंग इसका मुकाबला करने की उम्मीद कैसे कर सकता है? सैफ अली हंसा। फिर इसने कहा, हम यहाँ सिर्फ ट्वाइलाइट इको की ये जानने में मदद करने आए हैं कि आया वो स्टार एम्पायर से बहिफाजत निकल सकता है या नहीं। आपको सूरत हाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। गिल्ड लीडर नेचर, ठीक है। जीरो विंग के एहतराम में ट्वाइलाइट इको के साथ हमारा मसला यहीं खत्म होता है। जब तक ट्वाइलाइट इको स्टार एम्पायर को छोड़ देता है, नेचर हाल उसे जाने देगा। नेचर मैनिफेस्टेशन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। यहां तक कि नेचर हाल को भी फायर डांस, कोला और दीगर जैसे माहिरीन को खत्म करने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। अगर जीरो विंग ने बड़ी तादाद में माहिरीन भेजे और थंडर एक्स सिटी से हासिल करदा एपिक मवाद पर इन्हिसार किया, तो उसे यकीन नहीं था कि नेचर हाल स्टार्म सिटी पर कब्जा बरकरार रख सकेगा। आखिरकार थंडर एक्स सिटी में एपिक वसाइल की खौफनाक हद तक फराहमी दस्तयाब थी। अगर जीरो विंग ने स्टार्म सिटी के ऑक्शन हाउस का कंट्रोल संभाल लिया, तो नेचर हाल की तरक्की बुरी तरह मुतासिर होगी। यहां तक कि अगर जीरो विंग नाकाम भी हो गया, तब भी वो नेचर हाल को मंसूबाबंदी से ज्यादा अफवाज भेजने पर मजबूर कर सकता है, जिसके नतीजे में दूसरे शहरों के ऑक्शन हाउसेस पर कब्जा करने के गिल्ड के मंसूबे तबाह हो जाएंगे। नेचर हाल के गिल्ड लीडर के तौर पर नेचर मैनिफेस्टेशन सिर्फ ट्वाइलाइट इको को सजा देने के लिए गिल्ड के बड़े मंसूबों की कुर्बानी नहीं दे सकता था। मजीद बरा, इसे शक था कि जीरो विंग के पास इस इस्तिकबालिया कमरे में जाहिर किए गए ट्रम्प कार्ड्स से कहीं ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स मौजूद थे। यकीनन ये सिर्फ इसका कियास था। ये हकीकत कि सैफ अली ने थंडर एक्स सिटी की बुनियाद रखी थी, पहले ही खौफनाक थी। नेचर मैनिफेस्टेशन सोच भी नहीं सकता था कि इससे ज्यादा मुतासिर कुन और क्या हो सकता है। जब नेचर हाल की कुमक ने अपने गिल्ड लीडर का फैसला सुना, तो उनके मुंह खिले के खिले रह गए। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने अभी सुना था।
आखिर ये ब्लैक फुलियम कौन है? नेचर हॉल के अराकीन सैफ अली के बारे में मजीद मुतजस्सिस हो गए। इस शख्स ने दरअसल उनके गिल्ड लीडर को सिर्फ चंद अल्फाज से समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। अगर वो किसी को बताते तो कोई इस पर यकीन नहीं करता। नेचर मैनिफेस्टेशन ने 9 स्टार फैमिली को भी स्टार एम्पायर से बाहर निकाल दिया था। वो एक छोटी सी सल्तनत के गिल्ड के सामने कैसे झुक सकता था? गिल्ड लीडर नेचर काफी खुले जहन के मालिक है। अगर कोई और मसला नहीं है तो हम इजाजत चाहेंगे, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। खड़े होकर वो मुड़ा और फायर डांस और दूसरों के साथ खस्ता हाल इस्तकबालिया कमरे से बाहर निकल गया। सैफ अली का सिटाम सिटी का ऑक्शन हाउस चुराने का कभी कोई इरादा नहीं था। वो महज नेचर मैनिफेस्टेशन को डराना चाहता था। उस वक्त व्हाइट रिवर सिटी में बहुत से मसाइल थे जिन पर उसकी तवज्जो दरकार थी। जीरो विंग के वसाइल और माहिरीन के साथ गिल्ड ज्यादा से ज्यादा एक शहर के ऑक्शन हाउस के लिए मुकाबला कर सकता था। सिर्फ नेचर मैनिफेस्टेशन ये नहीं जानता था। अगरचे थंडर एक्स सिटी में एपिक मवाद की कसरत थी, लेकिन यह गैर जानिबदार शहर सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही फाल हुआ था। शहर में इतने कम खिलाड़ी थे कि ये अपनी हकीकी सलाहियत का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। मजीद बरा, नेचर मैनिफेस्टेशन ने शहर के बानी के तौर पर सैफ अली की पोजीशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। यहां तक कि अगर सैफ अली ने 2 सटर सिमथी हासिल कर भी ली होती, तब भी वो इतने एपिक मवाद हासिल नहीं कर पाता जितने 3 डंजन्स पर छापा मारने वाले गिल्ड्स हासिल करते। अगर नेचर मैनिफेस्टेशन को इस बात का एहसास हो जाता तो वो गुस्से से बेहोश हो जाता और जीरो विंग से मौत तक लड़ने की कोशिश करता। जैसे ही सैफ अली और उसके मातहत दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजे की हिफाजत करने वाले नेचर हॉल के खिलाड़ी नेचर मैनिफेस्टेशन का इशारा मिलने के बाद उन्हें गुजरने देने के लिए एक तरफ हट गए। जेड कीलिन और दीगर आला ओहदेदारों ने जीरो विंग की पार्टी के गिल्ड हॉल से निकलने के बाद ही अपनी तवज्जो अपने गिल्ड लीडर की तरफ मबजूल की। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई ट्वाइलाइट इको को छोड़ने वाले हैं? जेड कीलिन ने पूछा। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस वाकये की खबर पूरी सल्तनत में फैल जाएगी। तो ऐसा ही हो। किसी भी सूरत में इस पर पर्दा डालना नामुमकिन है, नेचर मैनिफेस्टेशन ने अपनी कंपटियों को दबाते हुए बुड़बुड़ाया। नाराज होकर उसने बात जारी रखी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इस शहर को फाल करने का जिम्मेदार है जिसने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान इतनी सनसनी फैला दी है। हमें मुमकिना तौर पर जल्द ही गार्ड्स डोमेन में एक मुश्किल दौर देखने को मिलेगा। आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। समझ गई? जेड कीलिन ने नेचर मैनिफेस्टेशन के इरादों को पूरी तरह समझते हुए सर हिलाया। उसने फर्ज किया था कि पहला ऑक्शन इरीना मुकाबला गेम की सुपर पावर्स के लिए एक खुसूसी खेल का मैदान होगा, लेकिन अब जबकि जीरो विंग ने खुद को एक मुमकिना मद्दे मुकाबिल के तौर पर जाहिर कर दिया था, मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मंसूबे तबाह हो गए थे। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि जीरो विंग इस सूरत हाल की वजह बनेगा जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स को परेशान कर रही है। सैफ अली की पार्टी के सिटाम सिटी से निकलने के बाद नेचर हॉल की जानिब से ट्वाइलाइट इको को हरासा करना तर्क करने की खबर तेजी से सल्तनत की मुख्तलिफ ताकतों तक पहुंच गई। क्या नेचर हॉल ने ट्वाइलाइट इको को छोड़ दिया? लेकिन क्यों? जीरो विंग किस किस्म का गिल्ड है? कुछ अरसे के लिए इस मामले ने स्टार एम्पायर में हंगामा बर्पा कर दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नेचर हॉल जीरो विंग के एहतराम में ट्वाइलाइट इको को निशाना बनाना बंद कर देगा। सल्तनत की हर ताकत फौरी तौर पर जीरो विंग के बारे में मुतजस्सिस हो गई। दरीं असना, इस मामले की खबर विंडी सिटी में ट्वाइलाइट इको की रहाइशगाह तक भी पहुंच गई। तुमने अभी क्या कहा? नेचर हॉल ने जीरो विंग की वजह से हमें छोड़ दिया है और अपनी अफवाज को वापस बुला लिया है। डार्क व्यू अपने मातहत की रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। वो इस खबर पर यकीन करने से कासिर था। चैप्टर 2078 ट्वाइलाइट इको हल कर रह गया। जब ट्वाइलाइट इको को नेचर हॉल की वापसी की खबर मिली तो गिल्ड लीडर के दफ्तर में खामोशी छा गई। कमरे में मौजूद दर्जन भर गिल्ड के आला ओहदेदार नहीं जानते थे कि इस पेशरफ्त पर क्या रद्द अमल जाहिर करे। नेचर हॉल ने हार मान ली, लेकिन क्यों? जीरो विंग के अराकीन ने क्या किया? नेचर हॉल का इरादा था कि वो ट्वाइलाइट इको को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करके स्टार एम्पायर में अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करे और सल्तनत की सरहदों से बाहर अपना असर और रसूख बढ़ाए। नेचर हॉल ट्वाइलाइट इको को तबाह करने पर बजिद था। वो स्टार एम्पायर से अपने महफूज इनखला और नेचर हॉल के खिलाफ अपने दिफा पर तबादला ख्याल कर रहे थे, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद उनकी मायूसी में मजीद इजाफा ही हुआ था।
उनके दोनों गिल्ड्स के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। इस मकाम पर नेचर हॉल को ट्वाइलाइट इको को गार्ड्स डोमेन से मिटाने के लिए अपनी ताकत के सिर्फ एक छोटे से हिस्से की जरूरत थी। जीरो विंग की मदद के बावजूद उन्हें नहीं लगता था कि वो नेचर हॉल का मुकाबला कर सकते हैं। जीरो विंग आखिरकार सिर्फ एक फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर था। फिर भी नेचर हॉल ने गैर मुतवक्के तौर पर अपना हमला वापस ले लिया था। वो ये सोचे बगैर न रह सके कि जीरो विंग ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया। एक ताकतवर पस मंजर, कोई लेन देन। उन्होंने बहुत से इम्कानात पर गौर किया, लेकिन कोई भी काबिल एतमाद मुमकिन नहीं लगा। ताहम ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत थी कि जीरो विंग ने नेचर हॉल को ट्वाइलाइट इको को सुकून से छोड़ने पर राजी कर लिया था। डार्क व्यू आबदा गाल की तरफ मुड़ा। इसके दिल में बेशुमार जज्बात उमड़ रहे थे। जब वानिया ने आउल लाइफ को मतला किया था कि जीरो विंग ट्वाइलाइट इको की हिफाजत का इरादा रखता है, तो डार्क व्यू ने फर्ज किया था कि यह जीरो विंग का नेचर हॉल के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार करने का तरीका था। से दरअसल यकीन नहीं था कि उसका गिल्ड उसके गिल्ड की हिफाजत कर सकता है। ताहम अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वानिया ने जो कहा था वो सच था। ये स्टार्म एम्पायर का हुक्मरान था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अगरचे वो नहीं जानता था कि जीरो विंग ने नेचर हॉल को कैसे रोका, लेकिन ऐसा करने में इसकी कामयाबी ने गिल्ड की ताकत को साबित कर दिया। जब आबदा गाल ने किसी पसमानदा सल्तनत के एक गैर अहम नए उभरते हुए गिल्ड में शामिल होने के लिए ट्वाइलाइट इको को छोड़ा था, तो गिल्ड के बहुत से अराकीन ने इसकी हमाकत पर इसका मजाक उड़ाया था। इन सब का ख्याल था कि वो बेवकूफ है। अगर वो इतनी जिद्दी न होती तो वो एक एजाजी बुजुर्ग के तौर पर अपना मकाम बरकरार रखती और इसे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के बेशुमार मौके मुयस्सर होते। ट्वाइलाइट इको दहाइयों से एक तजर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड था। कोई ऐसी ताकत नहीं जिसका मुकाबला बगैर पस मंजर वाला एक छोटा गिल्ड कर सके। किसने सोचा होगा कि वो छोटा गैर अहम गिल्ड जिसमें आबदा गाल शामिल हुई थी इतना ताकतवर बन जाएगा। जीरो विंग न सिर्फ स्टारमोन किंगडम का हुक्मरान था, बल्कि ये एक फर्स्ट रेट गिल्ड की ताकत भी रखता था। अब उसने ट्वाइलाइट इको को तबाही के दहाने से बचा लिया था और नेचर हॉल जैसी सुपर पावर को अपने मंसूबे तर्क करने पर राजी कर लिया था। वाकयात के इस सिलसिले के बाद डार्क व्यू ये अंदाजा नहीं लगा सका कि जीरो विंग हकीकत में कितना ताकतवर था, इस हकीकत के बावजूद कि वो एक तजुर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड की क़ियादत कर रहा था। अगर उसकी खबर ट्वाइलाइट इको के गिल्ड के बुजुर्गों तक पहुंची तो वो बूढ़े साथी और कंपनी के नुमाइंदे जिन्होंने आबदा गाल का मजाक उड़ाया था मुमकिना तौर पर शर्मिंदगी से मर जाएंगे। इन सब ने इसे एजाजी बुजुर्ग के ओहदे से हटाने में अहम किरदार अदा किया था। इस वाक़ये और जीरो विंग में इसके मकाम की वजह से अब से ट्वाइलाइट इको में आबदा गाल का काफी असर और रसूख होगा। गिल्ड शायद इसकी ख्वाहिशात की पैरवी भी करे। डार्क व्यू अकेला नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। दफ्तर में मौजूद हर आला ओहदेदार को आज के वाक़यात के मुज़मरात का एहसास हो गया। आबदा गाल के बारे में उनके ख्यालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। अपनी खुशी के अलावा आबदा गाल भी दंग थी। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि सैफ अली वाकई नेचर हॉल को रोकने के काबिल हो जाएगा। कुछ देर बाद वानिया ने सैफ अली का ताज़ा तरीन पैगाम ट्वाइलाइट इको के आला ओहदेदारों तक पहुंचाया और उन्हें मतला किया कि जब तक गिल्ड स्टार्म एम्पायर को छोड़ देता है नेचर हॉल इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करेगा। फिर वो नौजवान खातून ट्वाइलाइट इको की रिहाइशगाह से निकल गई और अपनी टीम के साथ स्टारमोन किंगडम वापस लूट गई। जहां तक आबदा गाल का ताल्लुक है, इसका इरादा सिर्फ अपने पुराने गिल्ड के साथ कुछ मामलात तय करने के बाद वापस आने का था। ट्वाइलाइट इको के आला ओहदेदारों को बेताबी से उम्मीद थी कि आबदा गाल कुछ देर रुकेगी। ट्वाइलाइट इको स्टार्म एम्पायर को छोड़कर अपनी तरक्की जारी रखने के लिए एक और सल्तनत तलाश करने वाला था। इसका मतलब यह था कि उन्हें इस सल्तनत के हुक्मरान से निमटना होगा जिसे वो मुंतखब करेंगे। अगर उन्हें जीरो विंग जैसे पावर हाउस की मदद हासिल होती तो उनके नए घर में बसना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। दरीं असना नेचर हॉल और ट्वाइलाइट इको के दरमियान होने वाले वाकयात की खबर जल्द ही गार्ड्स डोमेन की कई सुपर पावर्स तक पहुंच गए। नेचर हॉल उनमें से एक था और अगरचे यह वाकया दीगर सुपर पावर्स की नजर में एक छोटा सा मामला था, लेकिन फिर भी सूरत हाल पर नजर रखना जरूरी था। और एम्पायर क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस, नेचर हॉल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसने सिर्फ जीरो विंग की वजह से स्टार्म एम्पायर में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया। क्या जीरो विंग ने गिल्ड को कोई भारी रिश्वत दी है
ब्लैक वाटर के नायब गिल्ड लीडर के दफ्तर के अंदर खड़े जंग यांग ने ताज़ा तरीन पैगाम पढ़ने के बाद अपनी उलझन का इजहार किया। नेचर हाल ही में तेजी से तरक्की कर रहा था और ये बाआसानी गॉड्स डोमेन में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली टॉप 3 सुपर पावर्स में शुमार होता था। बहुत से तजर्बाकार सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी खतरा महसूस करने लगे थे। फिर भी जीरो विंग के एहतराम में गिल्ड ने अपने मंसूबे तर्क कर दिए थे। ये वाकई हैरान कुन था। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि जीरो विंग आखिरकार काफी काबिल है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इसने मेरी ताउन की पेशकश को क्यों मुस्तरद कर दिया, शिवानोवा चीसा ने कहा। इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। नायब गिल्ड लीडर अब जीरो विंग के बारे में बहुत ऊंचा सोचती है। मैं नहीं जानता कि इसने इस मामले को तय करने के लिए नेचर हाल को क्या फवाइद पेश किए, लेकिन जीरो विंग ने व्हाइट रिवर सिटी में अपनी मुश्किल को हल नहीं किया। शहर के ऑक्शन हाउस की ख्वाहिश रखने वाली मुतअद्दिद ताकतों को नजरअंदाज करते हुए जीरो विंग अपने ही अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ है, जंग यांग ने कहा। स्टारलिंक ने हाल ही में जीरो विंग की राह में रुकावटें डालने के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। यहां तक कि वो जीरो विंग के आला ओहदेदारों और बुनियादी अराकीन को उनकी मौजूदा तनख्वाहों को 3 गुना करने की पेशकश करके चुराने की कोशिश कर रहा है। स्टारलिंक ने कम कीमतों की पेशकश करके जीरो विंग के लिए मुख्तस कमीशन का दावा भी शुरू कर दिया है, जो आहिस्ता आहिस्ता जीरो विंग की माली सूरत हाल को कमजोर कर रहा है। मुझे शक है कि जीरो विंग को अपने आप ही बिखरने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। बड़े गिल्ड्स के फवाइद और नुकसानात दोनों थे। जब किसी गिल्ड में अराकीन की तादाद कम होती थी तो उसके रोजमर्रा के अखराजात निस्बतन कम होते थे, लिहाजा इसके मालियात को संभालना आसान था। ताहम जैसे जैसे कोई गिल्ड बढ़ता, इसे मजीद मुश्किल माली मसाइल का सामना करना पड़ता। दुश्मन कारपोरेशंस की मुदाखलत समेत किसी गिल्ड के माली मसाइल और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन सकते थे। लिहाजा अगरचे जीरो विंग काफी ताकतवर हो गया था, लेकिन इसने नई कमजोरियां हासिल कर ली थीं। जीरो विंग अब भी हकीकी दुनिया में हेडक्वार्टर के बगैर एक निस्बतन छोटा गिल्ड था और उसके नतीजे में इसे बड़े अखराजात का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके हजम ने दुश्मन कारपोरेशंस की मुदाखलत को गैर मौसर बना दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब जीरो विंग ने न सिर्फ ओरोबोरोस का मरकजी हेडक्वार्टर खरीद लिया था, बल्कि ये अपने उरूज पर ओरोबोरोस से भी बड़ा हो गया था। उसका माहाना खर्च ओरोबोरोस के मुकाबले में बाआसानी दर्जनों गना ज्यादा था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स से डरते थे। एक सुपर पावर न सिर्फ अपनी फौजी ताकत के तहत एक फर्स्ट रेट गिल्ड को कुचल सकती थी, बल्कि वो माशी हमला भी कर सकती थी। दरी असना सैफ अली की पार्टी के स्टारमोन किंगडम के व्हाइट रिवर सिटी वापस आने के बाद उसने फायर डांस और दूसरों को अपने टीम डंजन के छापे जारी रखने और ऑक्शन इरीना की तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा एपिक मवाद इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने एलिमेंटल कवर्स से निपटूं। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला ताकि अंदर मौजूद एलिमेंटल कवर्स का मुआयना कर सके। फिर इसने डेमन मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्ल बदली और व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल का दौरा किया। 4 गोल्ड 30 सिल्वर खर्च करके वो दूर दराज सी ऑफ एलिविजन में टेलीपोर्ट हो गया। चैप्टर 2079 सी ट्राइब वेपन। सी ऑफ एलिविजन, ब्लू कोरल सिटी। सैफ अली लेवल 61 के तलवारबाज के भेस में ब्लू कोरल सिटी की सड़कों पर चल रहा था। गार्ड्स डोमेन बर्रे आजम की सल्तनतों और रियासतों के बरक्स सी ऑफ एलिविजन एक गैर जानिबदार इलाका था जिसे एक ताजिर इत्तेहाद चलाता था। ताजिर इत्तेहाद बुनियादी तौर पर समंदर में काम करता था और जमीन पर सिर्फ चंद शहरों को कंट्रोल करता था। इसके ज्यादातर कस्बे और शहर जजीरों पर कायम किए गए थे। इस वजह से ज्यादातर आने वाले खिलाड़ी या तो ताजिर खिलाड़ी थे या आजाद खिलाड़ी। गिल्ड्स शाज और नादिर ही सी ऑफ एलिविजन का दौरा करते थे। यही वजह थी कि मुहिम जो टीमें इलाके के कई बड़े शहरों पर हुक्मरानी करती थीं। दरी असना ब्लू कोरल सिटी सी ऑफ एलिविजन का सबसे बड़ा शहर था। पहली बार आने वाले तकरीबन हमेशा यहां जो कुछ पाते इससे हैरान रह जाते। खिलाड़ियों की आबादी की अक्सरियत ताजिर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, जबकि बाकी ज्यादातर आजाद खिलाड़ी थे। गिल्ड के निशानात पहने हुए बहुत कम खिलाड़ी थे। हर एक 50 सिल्वर में टनों सी ट्राइब वेपन्स खरीद रहा हूं। पर्पल फायर क्रिस्टल्स भी बेच रहा हूं। ओशीन पर्ल्स बेच रहा हूं। 100 से ज्यादा मोती खरीदने पर 5% रियायत हासिल करें। 3 सी ट्राइब वेपन्स फौरी तौर पर 1 गोल्ड 70 सिल्वर में बेच रहा हूं।
खिलाड़ी शहर की सड़कों के किनारे स्टॉल लगाने में मसरूफ थे और मुख्तलिफ किस्म की अशिया फरोख्त कर रहे थे। ये आम सल्तनतों और रियासतों के शहरों का मामूल नहीं था। सी ट्राइब वेपन्स। सैफ अली ने इश्तिहार देने वाले खिलाड़ियों को सुनकर अपनी रफ्तार कम की और रुक गया। इसे धुंधला सा याद था कि उसकी पिछली जिंदगी के दौरान एक वक्त में सी ट्राइब वेपन्स बहुत मकबूल हुए थे। वो कभी ऐसी अशिया थीं जिनकी तमाम बहरी खिलाड़ी ख्वाहिश करते थे। सी ट्राइब वेपन्स को सी ऑफ एलिविजन के एनपीसी फोर्जर्स के साथ तैयार करदा हथियारों के बदले में तब्दील किया जा सकता था, जिससे खिलाड़ियों को समंदर में होने वाली लड़ाइयों में ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा करने का मौका मिलता। सी ट्राइब वेपन्स से बनाए गए हथियार इसी रैंक के आम हथियारों से 15% से 20% ज्यादा मजबूत होते थे, जो कि एक काबिल जिक्र बेहतरी थी। सिर्फ एक आला मेयार का बहरी हथियार तैयार करने की कोशिश करना आसान नहीं था और पैदावार की कामयाबी की शरह 100% नहीं थी। अगर कोई लेवल 60 का सिल्वर वेपन बनवाना चाहता तो उसे 3 सी ट्राइब वेपन्स की जरूरत होती और पैदावार की कामयाबी की शरह सिर्फ 50% होती। एक लेवल 60 फाइन गोल्ड वेपन की कीमत 5 लेवल 60 सी ट्राइब वेपन्स होती और कामयाबी की शरह सिर्फ 30% थी। सादा अल्फाज में, मतलूबा हथियार का मेयार जितना बुलंद होता, खिलाड़ी को इतने ही ज्यादा सी ट्राइब वेपन्स की जरूरत होती और पैदावार की कामयाबी की शरह इतनी ही कम होती। दरीं असना, खिलाड़ी सिर्फ सी ट्राइब के लेवल 50 से ऊपर के अराकीन को मार कर ही सी ट्राइब वेपन्स हासिल कर सकते थे। लिहाजा मुकम्मल बहरी हथियार मार्केट में नाकाबिल यकीन हद तक महंगे थे। यकीनन सी ट्राइब वेपन्स का एक और मकसद भी था और सैफ अली इसे जानता था। सीक्रेट लाज खरीदना। गार्ड्स डोमेन में सीक्रेट लाज इंतहाई नायाब थे, यहां तक कि जंगी तकनीकों से भी ज्यादा नायाब। उन्होंने खिलाड़ियों को एक नुमाया फरोग भी फराहम किया। सीक्रेट लाज बरसरक शकल की एक किस्म थे, लेकिन आम बरसरक शकिल्स के बरक्स, जो कुछ इलाकों में ममनू थे, सीक्रेट लाज को जंगी तकनीकों की तरह कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्हें साइलेंस्ड होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ताहम सीक्रेट लाज सारिफ के स्टेमिना और इर्तिकाज पर एक बहुत बड़ा बोझ थे। एक सीक्रेट ला जितना ज्यादा ताकतवर होता, वो इतना ही ज्यादा स्टेमिना और इर्तिकाज इस्तेमाल करता। इसके अलावा खिलाड़ियों को उसे इस्तेमाल करने के लिए किसी सीक्रेट ला में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक गैर महारत याफ्ता सीक्रेट ला का इस्तेमाल मामूल से ज्यादा वसाइल ज़ाय करेगा। सबसे बुरी बात यह थी कि जब खिलाड़ी मरते तो सीक्रेट लाज खुद ब खुद गिर जाते। इसके बावजूद गार्ड्स डोमेन में बेशुमार माहिरीन उनके बेशुमार फवाइद की वजह से सीक्रेट लाज की ख्वाहिश रखते थे। सीक्रेट लाज ने जिस्मानी साख्त को फरोग दिया और खिलाड़ियों को अपनी जंगी ताकत का ज्यादा मुजाहिरा करने की इजाजत दी। मजीद बरा, सीक्रेट लाज ने खिलाड़ियों को उनकी खामियों का वाज़े अंदाजा दिया। यही वो वजूहात थीं जिनकी वजह से खिलाड़ियों ने सीक्रेट लाज की ख्वाहिश की थी। वो जंगी तकनीकों से भी ज्यादा कीमती थे। दरीं असना, सी ट्राइब वेपन्स को उन कीमती सीक्रेट लाज में से किसी एक के बदले तब्दील किया जा सकता था। अगरचे सीक्रेट ला की महदूद कापियां दस्तयाब थीं और इसे हासिल करने का अमल खास तौर पर परेशान कुन था, लेकिन सैफ अली को उसकी परवाह नहीं थी। अगर उसने एंशंट गार्ड्स मेज का दौरा करने से पहले कोशिश की होती तो उसे चंद कापियां खरीदने में कुछ परेशानी हो सकती थी, लेकिन अब उसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। सीक्रेट ला की कापियां खरीदने के लिए 2 शराइत पूरी करने की जरूरत थी। पहले, उन्हें इस एनपीसी को तलाश करने की जरूरत होगी जो उन्हें बेचता था। फिर उन्हें अदायगी के लिए मतलूबा अशिया हासिल करने की जरूरत होगी। एनपीसी ने सिर्फ सी ट्राइब वेपन्स और एलिमेंटल कवर्स का मजमुआ कबूल किया। सैफ अली के अलावा इस बात का इम्कान नहीं था कि गार्ड्स डोमेन के किसी भी खिलाड़ी को इस एनपीसी के बारे में मालूम हो, और यकीनन सी ट्राइब वेपन्स और एलिमेंटल कवर्स इकट्ठा करना सैफ अली के लिए कोई मसला नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने ब्लू कोरल सिटी के कारोबारी जिला में एक स्टॉल लगाने के लिए 10 सिल्वर खर्च किए। हर एक 60 सिल्वर में सी ट्राइब वेपन्स खरीद रहा हूं। सिर्फ एक मखसूस मिकदार खरीद रहा हूं। पहले आए पहले पाएं सैफ अली चलाया, जिसने फौरन सड़क पर मौजूद खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। आमतौर पर खिलाड़ी सिर्फ 50 सिल्वर में सी ट्राइब वेपन्स खरीदते थे। यहां तक कि वो खिलाड़ी जो हथियार बेचने के लिए स्टॉल लगाते थे वो भी 60 सिल्वर से कम मांगते थे। जब कोई हर सी ट्राइब वेपन पर इतना खर्च करने को तैयार हो तो खिलाड़ियों का मुतवज्जे होना लाजमी था। कुछ ही देर बाद खिलाड़ियों का एक बड़ा हुजूम अपने सी ट्राइब वेपन्स बेचने के लिए सैफ अली के गिर्द जमा हो गया,
जिससे सैफ अली के फंड्स तेजी से खत्म होने लगे। 1 घंटे से भी कम वक्त में सैफ अली ने 4352 सी ट्राइब वेपन्स खरीदते हुए 2000 से ज्यादा गोल्ड खर्च कर दिए थे। उसने बुनियादी तौर पर ब्लू कोरल सिटी में मौजूद हर सी ट्राइब वेपन खरीद लिया था। एक बार जब ग्राहकों ने इसके सिटाल पर आना बंद कर दिया तो उसने अपना सामान बांधा और एक बार फिर अपनी शक्ल बदलने के लिए एक होटल की तरफ चल पड़ा। जब सैफ अली होटल से निकला तो उसने देखा कि कई खिलाड़ी गिल्ली के एक कोने में छुपे हुए हैं और होटल के दरवाजे को गौर से घोर रहे हैं। ये वाज़ेह था कि ये खिलाड़ी जानना चाहते थे कि इसने इतने सारे सी ट्राइब वेपन्स क्यों खरीदे हैं। बगैर किसी परेशानी के सैफ अली ने एक सुनसान जगह तलाश की और ब्लू कोरल सिटी से बाहर टेलीपोर्ट होने के लिए 7 ल्यूमेनरेज रंग का इस्तेमाल किया। लगातार 4 बार स्पेस मूवमेंट और स्पेशल गेट इस्तेमाल करने के बाद सैफ अली एक आतिशफिशा जजीरे पर पहुंचा जहां लेवल 80 और लेवल 100 के दरमियान के दरिंदे मौजूद थे। ये दरिंदे आम होने से कोसों दूर थे और उनमें सबसे कमजोर एक चीफ्टीन था जिसकी जंगी ताकत ट्राई टावर की तीसरी मंजिल तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकती थी। यहां तक कि इसी लेवल के आर्म्ड 2 के माहिरीन को भी उन चीफ्टीन से 1-on-1 लड़ने में मुश्किल पेश आती। दरी असना, वो एनपीसी जिसके पास सीक्रेट लॉ की कापियां थीं, आतिशफिशा के अंदर एक खुफिया कमरे में वाक़ था। माजी में खिलाड़ियों को इस एनपीसी के बारे में सिर्फ उन चंद खिलाड़ियों की बदौलत मालूम हुआ था जिन्होंने एक नायाब क्वेस्ट के लिए जजीरे का दौरा किया था। वो इत्तेफाकना इस खुफिया कमरे में पहुंच गए थे और इस नायाब एनपीसी को तलाश कर लिया था। बहुत तेजी से गैल डोमेन की मदद से सैफ अली आतिशफिशा के अंदर एक गार तक पहुंच गया। कई सौ लेवल 83 से ऊपर के लॉर्ड रैंक के अलावा दरिंदों को मारने के बाद इसे बिलाखिर एक खुफिया कमरा मिल गया। अगरचे गार के तमाम दरिंदे लॉर्ड्स थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन कोई लूट नहीं गिराई थी। उन्होंने कुछ आम मवाद के अलावा कुछ नहीं गिराया था, यहां तक कि कॉमन इक्विपमेंट का एक टुकड़ा भी नहीं। अगरचे दरिंदों की लूट खौफनाक थी, लेकिन उनकी तरफ से दी गई EXP हैरान कुन थी। कई सौ दरिंदों को मारने के बाद सैफ अली बिलाखिर लेवल 70 से 71 तक पहुंच गया था। जैसे ही इसने खुफिया कमरे का दरवाजा खोला, सैफ अली का इस्तकबाल एक तारीक खाली कमरे के मंजर ने किया। इसमें सिर्फ एक पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के करीब पहुंचते ही सैफ अली थोड़ा पुरजोश हो गया और उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस पर रखी मोमबत्ती जलाने के लिए 100 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च कर दिए। माजी में जब तक अवाम ने इस जगह को दरियाफ्त किया था, जजीरे की बुनियाद रखने वाले खिलाड़ियों ने एनपीसी के सीक्रेट लॉ की कापियों का जखीरा साफ कर दिया था। अगरचे जखीरा वक्ता फोकता भर जाता था, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने पहले ही दावा करके एनपीसी पर इजारादारी कायम कर ली थी। शेडो जैसे छोटे गिल्ड सिर्फ किनारे से देखकर ललचा सकते थे। जैसे ही मोमबत्ती की बत्ती जली, अचानक एक तूफान ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। एक आदमी की नीम शफाफ शक्ल सैफ अली के सामने उभरने लगी। मुआयने के बाद किसी को पता चलेगा कि ये आदमी होरेस नामी लेवल 80-2 का प्रोफेशनल मिज था। ताहम जब सैफ अली ने ओमनिशेंट आइज से इस आदमी का मुआयना किया तो उसे पता चला कि एनपीसी दरअसल लेवल 180-5 का डिवाइन मिज था। अगर खिलाड़ी अपने लालच में आकर इस एनपीसी को लौटने की कोशिश करते तो सिर्फ मौत उनका इंतजार कर रही होती, एक खास तौर पर जालिमाना मौत। नौजवान मुहिम जो, क्या तुम ही हो जिसने मुझे जगाया है? होरेस ने गहरे नीले शोरों में डूबी आंखों से सैफ अली को देखते हुए पूछा। इसकी नजरें सर्द थीं। जी हाँ, लॉर्ड होरेस, सैफ अली ने एहतराम से सर हिलाया। एक मुर्दा हस्ती के तौर पर होरेस जिंदों से नफरत करता था। अगर सैफ अली ने उसकी बेइज्जती की तो उसे इस एनपीसी से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत खूब। जब मैं जिंदा था तो सी ट्राइब के बादशाह ने मेरा पीछा किया और मुझे मार डाला। अब मैं सी ट्राइब से बदला लेना चाहता हूं। ताहम मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इंतकाम का आला बनूं और सी ट्राइब के अराकीन को कत्ल करो। अपनी कामयाबी के सबूत के तौर पर तुम मेरे लिए सी ट्राइब के मुनफरिद हथियार ला सकते हो। एक बार जब तुम ये काम मुकम्मल कर लोगे तो मैं तुम्हें शानदार इनाम दूंगा, होरेस ने कहा। अगरचे एनपीसी का लहजा पुरसुकून था, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा जाहिर था। सिस्टम अपने एपिक क्वेस्ट दीरते ऑफ दी डेड कबूल कर ली है। क्वेस्ट का मवाद सी ट्राइब के अराकीन को मारी और 3000 सी ट्राइब वेपन्स हासिल करे। इनामात नामालूम। चैप्टर 2080 एपिक रैंक का इनाम। एक एपिक क्वेस्ट। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर सैफ अली कदरे हैरान हुआ।
उसने माजी में कभी नहीं सुना था कि होरेस ने कोई एपिक क्वेस्ट दी हो। वो सिर्फ इतना जानता था कि ये एनपीसी सी ट्राइब के खिलाफ इंतकाम की कोशिश में सी ट्राइब वेपन्स चाहता था। माजी में ये क्वेस्ट सिर्फ एक एडवांस्ड हिडन क्वेस्ट थी जिसे मुकम्मल करने के लिए 1000 सी ट्राइब वेपन्स की जरूरत होती थी और होरेस के साथ तिजारत करने से पहले खिलाड़ी को क्वेस्ट मुकम्मल करनी पड़ती थी। अब न सिर्फ क्वेस्ट एपिक रैंक की थी बल्कि उसकी तकमील के लिए 3000 सी ट्राइब वेपन्स की भी जरूरत थी। इस बड़ी तब्दीली ने इसके मंसूबे तबाह कर दिए। माजी में एक्टिवेशन क्वेस्ट ने ओशंस हार्ट डिजाइन, जो कि एक इंटरमीडिएट मैजिक ईरे डिजाइन था, इनाम में दिया था। अगरचे ओशंस हार्ट सिर्फ एक बैरियर किस्म का मैजिक ईरे था, लेकिन यह समुद्री दरिंदों को खौफनाक हद तक दबा सकता था। ओशंस हार्ट मीथक दरिंदों के खिलाफ भी मुअस्सर था और अपनी बहरी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करने वाले गिल्ड्स के लिए इंतहाई मुफीद था। माजी में ओशंस हार्ट के मैजिक ईरे सक्रोल्स आसमान को छूती कीमतों पर फरोख्त हुए थे। यकीनन अब जबकि क्वेस्ट बदल चुकी थी तो इसका इनाम भी मुख्तलिफ होगा। ऐसा लगता है कि मुझे कोई मुख्तलिफ तरीका सोचना पड़ेगा। सैफ अली ने होरेस को 3000 सी ट्राइब वेपन्स देते हुए गहरी सांस ली। मरकजी बर्रे आजम पर मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें पहले ही तरक्याती रुकावट तक पहुंच चुकी थीं। निजता इन ताकतों ने समंदर के वसाइल पर मुकाबला करना शुरू कर दिया था। खुशकिस्मती से जीरो विंग के पास पहले ही अपना शिपयार्ड, कई जदीद स्पीड बूट्स और कई साहिली कस्बों और बहरी शहरों का कंट्रोल था। इमोर्टल लाइट, जो जीरो विंग का मातहत था, सैफ अली के अहकामात के तहत अपनी बहरी ताकत भी बढ़ा रहा था और अब समंदर में एक अहम ताकत था। ताहम जिस तेजी से मुख्तलिफ बड़ी ताकतें तरक्की कर रही थीं, जीरो विंग को उन फवाइद को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। सैफ अली समंदर में गिल्ड की तरक्की को तेज करने के लिए ओशंस हार्ट पर इन्हिसार करना चाहता था, लेकिन अब इसके पास दूसरे रास्ते तलाश करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जैसे ही सैफ अली ने होरेस को सी ट्राइब वेपन्स दिए, एनपीसी की आंखें जोश से चमक उठीं। शानदार, यहाँ वाकई 3000 सी ट्राइब वेपन्स हैं। होरेस ने इत्मीनान से सर हिलाया। इसका हाथ अचानक एक चमकदार रोशनी से चमका। जब रोशनी कम हुई तो उसके हाथ में एक कदीम किताब थी। मैंने इस किताब को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। उम्मीद है तुम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकोगे। अगर तुम मुस्तकबिल में मजीद सी ट्राइब वेपन्स हासिल करते हो तो तुम उनकी तिजारत के लिए मुझे तलाश कर सकते हो। जब होरेस ने बात खत्म की तो सैफ अली ने न सिर्फ किताब हासिल की बल्कि इसने वाफिर मिकदार में EXP भी कमाई। न सिर्फ इसका लेवल फौरी तौर पर 71 से 72 हो गया, बल्कि इसने क्वेस्ट मुकम्मल करने पर 2 इजाफी लीगेसी सकल पॉइंट्स भी हासिल किए। क्वेस्ट के इनामात नाकाबिल यकीन थे। लेवल 70 तक पहुंचने के बाद लेवल अप करना बहुत मुश्किल था और सैफ अली की पोशीदा क्लास को आम खिलाड़ियों के मुकाबले में दुगना EXP दरकार थी। एक एंशंट फॉर्जन बिक। जब सैफ अली ने होरेस से हासिल की गई किताब का मुआयना किया तो उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। ओशंस हार्ट का इनफरादी खिलाड़ियों के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, लेकिन मैजिक ईरे गिल्ड्स के लिए काफी अहम था। अगर मुमकिन होता तो वो ईरे डिजाइन के लिए 3000 सी ट्राइब वेपन्स का तबादला करना चाहता था। ताहम एंशंट फॉर्जन बिक देखने के बाद यह ख्याल गायब हो गया। गॉड्स डोमेन में एंशंट फॉर्जन बक्स अल्केमी सीक्रेट जर्नल्स के मुतरादिफ थीं। न सिर्फ वो मुनफरिद अशिया थीं, बल्कि इनमें मौजूद हथियार आलात के डिजाइन भी गैर मामूली थे। एक एंशंट फॉर्जन बिक तकरीबन एक आम एपिक फॉर्जन डिजाइन जितनी ही कीमती थी। सैफ अली ने फौरन एंशंट फॉर्जन बिक खोली, ये जानने के लिए बेताब था कि ये किस चीज को तैयार करने में मदद देगी। हैरत अंगेज, इस बार मेरी लॉटरी निकल आई। सैफ अली किताब के मुंदरजात पढ़ते हुए अपनी बढ़ती हुई खुशी पर काबू ना रख सका। होरेस ने इसे जो एंशंट फॉर्जन बिक दी थी, इसमें किसी एक हथियार आलात के टुकड़े का डिजाइन नहीं था, बल्कि इसमें डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट, क्रिस्टल लाइट सीट तैयार करने के डिजाइन मौजूद थे। अगरचे ये सिर्फ लेवल 60 से लेवल 80 का सीट था, लेकिन ये 8 टुकड़ों पर मुश्तमिल सीट इक्विपमेंट था, जिसमें उसके 6 टुकड़ों वाले हम मनसबों से ज्यादा सीट असरात थे। अगर कोई लेवल 60 का खिलाड़ी क्रिस्टल लाइट सीट पहन ले तो उसकी जंगी ताकत 6 टुकड़ों वाले लेवल 65 डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट पहने हुए खिलाड़ी के बराबर होगी। गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ 6 टुकड़ों वाले लेवल 65 डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट के मालिक होने का ख्वाब ही देख सकती थीं। ऐसा सीट पहने हुए नजर आने वाला कोई भी शख्स आला माहिरीन की हसद का बाइस बनेगा। यकीनन
क्रिस्टल लाइट सीट की पैदावारी ज़रूरियात सख्त थीं। कम अज़ कम सीट बनाने के लिए किसी को बेसिक मास्टर फॉर्जर होने की ज़रूरत थी और मतलूबा मवाद इंतहाई नायाब था। मिसाल के तौर पर सीट के लिए बहुत ज़्यादा फाइन टाइटन और माना स्टोन्स और एडवांस्ड मैजिक कवर्स की ज़रूरत थी, जिनमें से सभी को गेम के इस मरहले पर हासिल करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, यहाँ तक कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए भी। ताहम मवाद इकट्ठा करना सानवी तशवीश थी। पैदावार की ज़्यादा लागत कहीं ज़्यादा अहम थी। अगर सैफ अली मौजूदा मार्केट की कीमतों के मुताबिक लागत का हिसाब लगाता तो हर पैदावारी कोशिश पर तकरीबन 800 गोल्ड लागत आती। मजीद बरा सीट बनाने की कोशिश करते वक्त एक बेसिक मास्टर फॉर्जर की कामयाबी की शरह 30% से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट मास्टर फोर्जरस की कामयाबी की शरह सिर्फ 35% होगी, जबकि एडवांस्ड मास्टर फोर्जरस के पास 40% इम्कान होगा। यहाँ तक कि अगर कोई खुशकिस्मत भी हो तब भी वो एक क्रिस्टल लाइट सीट तैयार करने के लिए तकरीबन 2400 गोल्ड खर्च करेगा। अगरचे जीरो विंग हर रोज बहुत से कवायस कमाता था, लेकिन इनमें से ज्यादातर कवायस कर्जों की अदायगी पर खर्च करने पड़ते थे। सैफ अली को अब भी सिल्वर विंग टाउन के हवाई अड्डे की तामीर की भारी लागत अदा करनी थी। मजीद बरा उसने आबदा गाल को हिदायत की थी कि वो लॉस्ट टाउन की तरक्की में खुफिया तौर पर फंड्स की सरमायाकारी करे ताकि गिल्ड को कम वक्त में मजीद माहिरीन की परवरिश करने के काबिल बनाया जा सके। इसके अलावा जीरो विंग को इमोर्टल लाइट की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करने थे और आइंदा ऑक्शन हाउस मुकाबले के लिए एपिक मवाद खरीदना था। उस वक्त गिल्ड के पास हंगामी हालात के लिए सिर्फ 20,000 गोल्ड दस्तयाब थे। अगर वो क्रिस्टल लाइट सीट को बड़े पैमाने पर तैयार करना चाहता था और नेचर मैनिफेस्टेशन जैसी जाती सिक्योरिटी टीम बनाना चाहता था तो उसे बहुत ज्यादा कवायस की जरूरत होगी। यहाँ तक सोचने के बाद सैफ अली ने 1200 सी ट्राइब वेपन्स और 1500 एलिमेंटल कवर्स का तबादला बेसिक सीक्रेट ला डीप सी मेडिटेशन की 3 कापियों के लिए किया। सैफ अली होरेस की बाकी 3 कापियों की तिजारत के लिए सिर्फ बाद में ही वापस आ सकता था। डीप सी मेडिटेशन सारिफ को मुराकबा के जरिए अपने जिस्म की पोशीदा सलाहियतों का मुजाहरा करने की इजाजत देता है, जिससे उनकी जिस्मानी साख्त में नुमायां बेहतरी आती है। ये सीक्रेट ला इस्तेमाल होने पर बहुत ज्यादा स्टेमिना और इर्तिकाज इस्तेमाल करता है, मौत पर गिर जाता है। सीक्रेट ला की कापियां खरीदने के बाद सैफ अली 7 ल्यूमैन रेज रंग का इस्तेमाल करते हुए 4 सटरवान रंग मर्चेंट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। 5 बार टेलीपोर्ट होने के बाद सैफ अली एक खुफिया सरजमीन पर पहुंचा। फिर इसने एक छोटे से लकड़ी के घर को तलाश करने से पहले अपने रास्ते में आने वाले लेवल 80 से ऊपर के दरिंदों को साफ करने में अगले 4 घंटे गुजारे। जाल नामी एक सुरमई लिबादा ओढ़े बूढ़ा आदमी जो सी ऑफ एलिविजन में 3-4 सटरवान रंग मर्चेंट्स में से एक था, इस घर में मुकीम था। जाल से मिलने के बाद सैफ अली ने एनपीसी के पास मौजूद तमाम 500 स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीद लिए। हर जेम स्टोन की कीमत 5 एलिमेंटल कवर्स थी। वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। इस एनपीसी को महज बहुत ज्यादा एलिमेंटल कवर्स की जरूरत थी। अगर इसने एंशंट गॉड्स सीक्रेट मेज में ग्राइंडिंग के दौरान 6752 एलिमेंटल कवर्स हासिल न किए होते तो वो सीक्रेट ला की कापियां और स्टेमिना जेम स्टोन्स दोनों खरीदने की हिम्मत न करता। माजी में जब अवाम ने जाल को दरियाफ्त किया था तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने एनपीसी के जखीरे पर इजारादारी कायम कर ली थी। एक बार जब वो जाल से फारिग हो गए तो उन ताकतों ने दूसरे खिलाड़ियों के लिए बहुत कम जेम स्टोन्स छोड़े। लिहाजा अब एक ही लेन देन में 500 स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीदना सैफ अली के लिए एक ख्वाब था। माजी में जाल को दरियाफ्त करने वाले चंद खिलाड़ियों ने सिर्फ 200 के करीब स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीदे थे। इसके बावजूद उन्होंने एक खुशकिस्मती कमाई थी और मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की हसद का बाइस बने थे। इसके बाद सैफ अली ने एक रिटर्न स्क्रॉल निकाला और वापस व्हाइट रिवर सिटी में टेलीपोर्ट हो गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।